हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ के कॉन्सेप्ट सीखे थे और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे। उसमें एक दो क्वेश्चन जो एडवांस के भी थे, कुछ पार्ट्स मेंस के भी थे और कुछ एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी था। ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि किसी भी दो फंक्शंस जैसे लाइक एक तरफ एफ एक्स हो, दूसरी तरफ जी एक्स हो। अगर मैं पिछले चीज़ों का रिविजन कराऊँ तो अगर एक तरफ एफ एक्स हो, सेकेंड टाइम जी एक्स हो, इन दोनों का अगर आपको नंबर ऑफ रूट्स यानी कि रियल रूट्स पूछा जाए तो आप हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स अलग ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू जी एक्स अलग बनाते हैं और दोनों ग्राफ को एक एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों ग्राफ एक साथ बनाना आसान है तब तो ठीक है भाई, एक साथ बना लो। लेकिन डिफ़िकल्टी है, पहला भी थोड़ा डिफिकल्ट है, कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बनाए जा रहे हैं। सेकेंड ग्राफ में भी ऐसे सिचुएशन है कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह सिचुएशंस में मैंने बताया था कि पहला पार्ट का अलग ग्राफ बनाओ, सेकेंड पार्ट का अलग, थर्ड टाइम्स इन दोनों ग्राफ को लोकेशन को एक साथ मर्ज करने का कोशिश करो, यानी प्रयास करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि हम यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो इस तरह के एग्जाम खास तौर पे एडवांस में पूछे जाते हैं। जो मैं एक एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मेंस में भी कई बार आया हुआ है। तो मेंस में जो डाटा दिया जाता है वो थोड़ा सा छोटा दिया जाता है, तो एक डाटा मैंने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो वर्ड बोलूँगा वो आपको सुनना है। ये वर्ड आपको एडवांस लेवल पे भी काम आएगा। ठीक है, तो क्या कहना चाहूँगा गाइस, अब आराम सुनो। और इस क्वेश्चंस को मैं इस जगह पे क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है, पहले सुनना है। जब आपको कहूँगा कि आप लिखो तो आप लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। कहा गया है फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन दिया है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यार इक्वल टू 5 लिखा है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ सुनना है। जैसे लिखा है इक्वल टू 5, तो यार ये सवाल हम लोगों ने बहुत समय पहले कर लिया है मॉडुलस चैप्टर्स में। अगर आप जाकर देखो प्लेलिस्ट में मॉडुलस पढ़ा होगा, वहाँ पे मैं याद दिलाता हूँ आपको। जैसे याद करो, मॉड एक्स इक्वल टू अगर ए होता है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, याद है? ये रूल हमने आपको पढ़ाया था। अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो इसके दो सोल्यूशन आते हैं, अगर ये नेगेटिव होता है तो नो सोल्यूशन आते हैं, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। फिलहाल एक जगह पे यहाँ पे 5 लिखा है, 5 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब सोल्यूशन कोई ना कोई आएगा। तो यानी कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो हम लोग मॉडुलस चैप्टर से भी कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। मान लो यहाँ पे 15 लिखा है या 20 या 13 या 7 कुछ भी लिखा है, मान लो 6 लिखा है, तो सेम पैटर्न मान लो 1 लिखा है, सेम तरीका 9 लिखा है, सेम तरीके। तो क्या इनको सॉल्व करके हम लोग रियल रूट्स काउंट कर सकते हैं? ठीक है, तो यार इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया है, इसको हम ग्राफ से फिर क्यों कर रहे हैं? तो अब बात करते हैं कि ग्राफ से जब किया जाता है तो एक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। जस्ट सपोज लैम्डा, यानी कि लैम्डा के बारे में हमें नहीं पता है कि लैम्डा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हमें पहले से नहीं आइडिया, कुछ नहीं पता है। ठीक, तो आपको इस टाइप के सिचुएशंस में फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैं चाहता तो ये चीज़ पहले भी लिख सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं और इसके पहले क्या पढ़ लिए हम लोग वो, तो इसलिए मैं दोनों एक साथ डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, यानी कि लैम्डा जब कोई नंबर होता है फिक्स होता है, जैसे 3, 9, 6, 5, 1/2, √2, 7, 9/5 टाइप का कुछ भी होता है यहाँ पे, तो ये सॉल्व करना बिना किसी ग्राफ से भी हो जाता है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चंस में खासियत ये होता है कि एक तरफ फंक्शंस होता है, दूसरी तरफ एक कोई ना कोई वेरिएबल होता है कांस्टेंट के तौर पे, यानी कि ये कोई कांस्टेंट होगा वेरिएबल फॉर्मेट में, जिसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट कह सकते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं जो कांस्टेंट हो बट चेंज होता हो, कांस्टेंट में ही चेंज होता हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे जब चेंज करे तो ऐसे कितने एक्स की वैल्यू आएंगे, बहुत सारे लैम्डा रखेंगे, तो यार ये तो रख के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कांस्टेंट नंबर होते हैं, कितना रखोगे? तो वो तो आप एक बार में कह नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ लैम्डा के हिसाब से आपसे नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे ट्राई करते हैं गाइस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में करा सकता था, लेकिन अगर वहाँ करा था थोड़ा सा आपको मुश्किल होता। फिर से कह रहा हूँ, आप एप्लीकेशन हम ग्राफ कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो क्या करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को देखो तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
गिवन है, ठीक। तो सबसे पहले ये एफ एक्स लेट कर लेते हैं और इसे हम जी एक्स बोल देते हैं। दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स, ठीक है। अब क्यों इसको एफ एक्स कहा, क्यों उसको जी एक्स कहा, ठीक है, सुनते हैं पहले। ये तो क्या हमें इसका ग्राफ बनाना आता है? जी बिल्कुल। कैसे? तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, अभी बताऊंगा कैसे बना सकते हैं। एंड y इक्वल टू लैम्डा, और ये दोनों ही ग्राफ किस एक्सिस बनाना है? सेम एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है, सेम एक्सिस पे, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट। नेक्स्ट ये मॉड है, तो y इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ओके, तो हम ड्रॉ कर लेंगे बाद में, पहले इसकी बात करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में बोले तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ क्वाड्रेटिक का, ठीक। उसके बाद ये हमें नोन पता याद है, नोन फर्स्ट ग्राफ हम लोग यही पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। ओके, अब इसके बाद लगा कंप्लीट मॉड। और आप बताओ, मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद है एक थ्योरी पढ़ा गया था, वी नो द ग्राफ। मैं पूरा नहीं लिख सकता यार, थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ लिखने में। वी नो द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स, और आपसे ड्रॉ करने के लिए कहा गया था, याद है, y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। इतना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन तो फिलहाल गाइज नहीं याद है कौन सा नंबरिंग का है, मैंने बताया था आपको, मुझे मीनिंग पता होगा। ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सारे हैं तो बीच बीच में भूल जाता है, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में याद करो कि ABCD है, उसके मीनिंग को याद करना है कि अगर मॉड लगता है तो क्या क्या सिचुएशंस होते हैं, एक्स यहाँ पे माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो क्या चेंजेस होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप अल्फ़ाबेट के थ्रू पूरा सीक्वेंस में याद किए हो, वो याद है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कहूँ कि वो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे नहीं पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन नंबर क्या है, बट हाँ मुझे मालूम है कि पूरा मॉड लगाते समय क्या क्या होता है, तब मैं अभी बताऊँगा आपको क्या क्या होता है। लेकिन जो अभी मैं यहाँ आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, प्लीज़ आप जाकर नोट्स में देख लो। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया शायद ये डी वाला था, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग रहा है कि ये डी वाले कॉन्सेप्ट में इस तरह से वर्कआउट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किस चीज़ का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो यार इतना तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको वर्टेक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वर्टेक्स का जिसका फॉर्मूला होता है -b/2 है, माइनस d/4 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं गाइस यहाँ डायरेक्ट यूज़ करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वर्टेक्स, तो देखो b की जगह पर क्या है -2, और ये माइनस पहले से बाहर लगा है तो ये 2 हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, दिस 1 a की जगह पे, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक। और ये 2/2 कैंसिल होके फाइनली क्या आ जाएगा 1। तो समय बचाया जा सकता है इस तरह से लिखकर, ठीक है। लेकिन आप कॉपी में थोड़ा 2-3 स्टेप लिखा हो ज़्यादा बेटर होगा। अब से लिखा माइनस d की वैल्यू होता है b² माइनस 4 से, तो b² हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, -4 से करेंगे तो हो जाएगा 28 और 4 32 एंड डिवाइड बाई 4 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1, -8 प्राप्त कर लिए। माइनस कहाँ से आया, वो ये वाला है, ठीक। इतने को सॉल्व करने से आंसर आया था डी की जगह 32 और नीचे आया था आपका 4, a = 1 है ना यहाँ पे दिस, तो 4 और 32/4 बोले तो 8, और ये माइनस आपका पहले से। तो गाइस अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसका। देखो जिसको रिजल्ट्स याद होंगे वो एक ही बार में बना सकता है। फिलहाल जो मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ आपके लिए, वो मैं मान चल रहा हूँ कभी भी आप सही से सेट नहीं हुए हो ग्राफ बनाने में, इसलिए मैं भी कई बार 2-3 स्टेप में बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा, जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, तो यार मैं इतना तेज़ बनाऊंगा कि फिर वो आपको रिवाइज करके ही समझ में आएगा कि यार इतना जल्दी कैसे बन जा रहा है, ठीक है। ये मुझे मालूम है किस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या आएगा। फिलहाल मैं अभी बना नहीं सकता क्योंकि मुझे भी सिखाना है, ठीक है। तो अब देखो गाइस यहाँ पे 1, -8 आ रहा है। 1, -8 आपका ये 4th क्वाड्रेंट में वर्टेक्स लाई करता है, सो जस्ट लाइक दिस।
अब बात करें कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और ए इसका 1 है यानी कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग हमेशा अपवर्ड होता है, ठीक है। तो अपवर्ड के हिसाब से फिर से वही पुरानी बात, ऊपर जाएगा या ओरिजिन से या ओरिजिन के नीचे, ये सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो हमने बताया था कि आपको कि हमेशा x को 0 रख के देख लिया करो y की वैल्यू क्या आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो ये पूरा सॉल्व करने से -7 आएगा, x 0 रखेंगे तो y क्वाड्रेंट -7 आ रहा है, यानी 0, -7 यानी y को निगेटिव आ रहा है। तो कुछ नीचे से जाएगा समथिंग, ठीक है, कुछ इस फॉर्मेट का या आई थिंक यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो कैसे पता चला है नीचे जाएगा, हमने y क्वाड्रेंट निकाला, y की वैल्यू देखा यहाँ पे -7 आ रहा है, इस जगह पे x को 0 रख के y की वैल्यू -7 आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसलिए इसको नीचे से ले गया, ठीक। मान लो y की वैल्यू 3 आता तो ये ऊपर चला जाता, मान लो y की वैल्यू भी 0 आ जाता x को 0 रखते समय, तो तब इसको हम लोग ओरिजिन से लेके जाते हैं, ठीक है। ये डिसीजन हुआ है अभी तक आपका, ये ग्राफ जो आपको कॉपी में अभी तक दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किसका ग्राफ बना है, x² - 2x - 7, ठीक है। या पैराबोला ग्राफ बनाना आपको आता है, मेन मकसद मेरा मॉड का बनाना था, ठीक है। अब मैं आपको इसका रूल याद दिला रहा हूँ, ठीक है, आपको याद दिला रहा हूँ। जैसे याद करो fx का ग्राफ पता है और उसके पूरे के बाहर मॉड लगा है, यानी कि fx नोन है तो मॉड fx, यानी जो जितना fx लिखा है उसके बाहर पूरा मॉड लगा है। तो इस तरह की सिचुएशंस को ग्राफ बनाने का तरीका होता है कि अबव द एक्स एक्सिस ग्राफ जो होगा वो एज इट इज होगा, उसमें कोई करना नहीं, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम कॉपी होगा। जितने बिलो द एक्स एक्सिस होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे सिर्फ उतने पार्ट का, सिर्फ नीचे वाले पार्ट का आपको रिफ्लेक्शन लेना होता है अबाउट एक्स एक्सिस एज ए मिरर, ठीक है। आपको एक्स एक्सिस को मिरर मान के सिर्फ बिलो द एक्स एक्सिस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करना होता है। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए देखते हैं। यानी कि मैं अगर इस, देखो यार आपकी कॉपी में दो स्टेप में ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। आपकी कॉपी में 2 स्टेप, तो पहला तो आपकी कॉपी में यही हो जो दिख रहा है, ठीक। अब फिर से आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाओ अपनी कॉपी में, और फिर से यहाँ पे देखो क्या मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आपको कॉपी में ड्रॉ कर लेना है। तो ये ग्राफ रहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये ग्राफ कॉपी में बना लिए होंगे, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं रूल क्या बता रहा हूँ कि इस वाले पॉइंट्स के आगे ये ग्राफ x के ऊपर बना है, यार यही तो x है, देखिए तो ये x एक्सिस के नीचे इतना पार्ट है और ये सारे पार्ट ऊपर है। रिफ्लेक्शन सिर्फ होता है बिलो द x एक्सिस का, ठीक, यानी कि ये वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब आपको पता है कि ये अगर ये 1 - 8 है, यानी कि a, b है, तो x के अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो ये हो जाता है आपका a, b, यानी कि b कोऑर्डिनेट में माइनस टाइम से मल्टीप्लाई। तो ये -8 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। कॉमन सेंस भी देख लो यार, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ का रिफ्लेक्शन x के अबाउट कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, तो इसीलिए दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक है। फिलहाल हमने आपको रूल भी बताया था कि अगर कोई भी fx पे a, b लाई करता है तो मॉड fx पे a, -b लाई करेगा, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, ओके। तो इसलिए मैं इस ग्राफ को अब मिटा सकता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है। तो जो अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जितना पार्ट अब दिख रहा है, जितना पार्ट अब दिख रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम, ये ग्राफ आपको कहलाएगा किसका, y = थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दूँ सही रहेगा, y = mod ऑफ x² - 2x - 7, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बन गया मॉड का। मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आप अपने कॉपी में अच्छे से बनाए होंगे। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा कर्व बना दिया, ठीक है। या पैराबोला ऐसे जाता है ना, समथिंग स्ट्रेट लाइन थोड़ी होता है, तो कुछ जस्ट लाइक लुक लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ अपने कॉपी में सेकेंड टाइम बना लिए होंगे। तो मैं अभी इधर साइड के मिटाना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरा यही ग्राफ काम का है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट के, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। तो इस चीज़ का ग्राफ हमने आपको यहाँ बना के दिखा दिया।
अब बात करते हैं सेकेंड, y इक्वल टू लेमडा, जबकि लेमडा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे लेमडा की जगह 3 होगा, मान लो अगर ऐसा है तो y इक्वल टू 3 की लाइन, ओके। मान लो लेमडा इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू -1 की लाइन, ठीक। मान लो लेमडा 0 है तो y इक्वल टू 0 की लाइन, लेमडा √6 है तो y इक्वल टू √6 की लाइन, यानी कि लेमडा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है। y इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमने आपको बहुत समय पहले बताया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना पहले सिखाया था, ठीक है। तो हमने बताया था कि y इक्वल टू कांस्टेंट का लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल, ओके। अब बात करते हैं यार, लेमडा तो पता ही नहीं है किस तरह की वैल्यू है, यानी लेमडा 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 की लाइन x एक्सिस के पैरेलल इस साइड जाएगा, लेकिन अगर लेमडा मान लो -5 है तो x एक्सिस के पैरेलल अभी भी होगा, मान लो यहाँ पे -5 है तब तो वो इस साइड से जाएगा। इसका मतलब है कि लेमडा पे तो कन्फ्यूजन है कि भाई इसको x एक्सिस के ऊपर पैरेलल बनाए कि x एक्सिस के नीचे पैरेलल बनाए। तो इसीलिए क्वेश्चंस में आपको ये कहा गया है कि आप नंबर ऑफ रूट्स बताओ, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ लेमडा। एक चीज़ श्योर है कि y इक्वल टू लेमडा जो है, इससे कई सारे हमारे वेरिएबल्स के लाइंस आएंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब हमको अपनी तरफ से यही सर्च कर करके इस पर ड्रॉ करना है। अब ये क्या पूरी बात बोला हूँ वो अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब आपको इस ग्राफ में सब कुछ एडजस्ट करना है, ठीक। देखो y इक्वल टू लेमडा अगर इस साइड से खींचे तो क्या प्रॉब्लम है, ये मैंने y इक्वल टू लेमडा ड्रॉ कर दिया फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। मैं इसको फर्स्ट ग्राफ बोल देता हूँ, y इक्वल टू लेमडा की लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू लेमडा की लाइन है। अच्छा, अब बताओ कितने सॉल्यूशन आए इस सिचुएशन से। सॉल्यूशन क्या था याद है, दोनों ग्राफ सेम एक्सिस पे बनाए और एक दूसरे को जितनी जगह पे कट करेगा वही नंबर ऑफ रूट्स कहलाएंगे। ये एक जगह यहाँ कट कर रहा है और एक जगह यहाँ, ओके। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे क्या ड्रॉ करें तो मतलब मान लो यहाँ से ड्रॉ करें समथिंग, तो क्या अभी भी 2 ही रूट्स मिलेंगे, बोलो एग्जैक्टली 2 रूट्स। अच्छा यहाँ ड्रॉ करें समथिंग, थोड़ा सा मैं बना के दिखा रहा हूँ, आपको कॉपी नहीं करना है। क्या अभी भी आपके 2 रूट्स आएंगे, एक यहाँ कट करेगा और एक यहाँ पे। अच्छा, तो अब बात आती है कि यार ये 2 रूट्स कब तक मिलते रहेंगे, ऐसा लेमडा की लाइन हम कहाँ तक खींचे। तो मेरा कहना है कि अगर हम लोग इसके वर्टेक्स से एक लाइन पास कराएं तब बताओ ये 2 रूट्स आएंगे या फिर 3 रूट्स आने लगेगा। इस ग्राफ की बात करें y इक्वल टू लेमडा मैंने एक अलग से खींचा है, तो इस क्वेश्चंस में आपके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स या 3 रूट्स बताओ। तो गाइस अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो इस सिचुएशंस में आपके 3 रूट्स आ रहे होंगे। कैसे, एक तो आपका यहाँ पे है, एक तो वर्टेक्स से ही पास कराया हो तो एक तो यही मिल जाएगा और एक सॉल्यूशन यहाँ पे। तो क्या 3 रूट्स आपको मिल रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितना पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट वही मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर यहाँ से पास करें 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, अलग मिलेगा, क्योंकि पहले में 2 मिला, दूसरे में 3 मिला, तो इसमें कितना मिल सकता है वो तो आपको ग्राफ देख के पता करना है, ये कोई रूल थोड़ी है। जैसे ये, तो आप बताओ ये कितनी जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा, पहले से है या कुछ अलग। क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो, 1 रूट्स, 2 रूट्स, 3 रूट्स एंड 4 रूट्स, यानी कि इस पर्टिकुलर बीच में हम लोगों ने 4 रूट्स को फाइंड आउट किया। यानी अगर इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे फिर भी 4 मिलेगा, थोड़ा सा और नीचे करेंगे और 4 मिलता रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन अगला आता है कि 4 कब तक मिलता रहेगा, 4 कब तक मिलता रहेगा। देखा जाए यार, एक लाइन अगर इसी को इट सेल्फ बोल दे y इक्वल टू 4, क्योंकि अगर इस लाइन से पास करा रहे यानी y इक्वल टू 0 बना रहे हैं हम लोग, जैसे लेमडा 0 होगा तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा, x एक्सिस। तो यार इट सेल्फ x एक्सिस भी तो अपने आप में पैरेलल है खुद से, ओके। तो ये कितने जगहों पे इंटरसेक्ट करेगा, ये देख सकते हो 2 जगहों कर रहे हैं,
ठीक, या ये y इक्वल टू लैम्डा हमने खींचा है, ध्यान रहे, जिसमें लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0, तभी तो y इक्वल टू 0 की लाइन है x एक्सिस। ठीक है, अच्छा और थोड़ा नीचे खींचे तो ये 5th लाइन है, ये मैंने फिर से y इक्वल टू लैम्डा ही खींचा है। क्या ये जो आपका मॉड ऑफ दिस था, इस ग्राफ का जो ये लोकेशन है, क्या इसको कहीं भी y इक्वल टू लैम्डा कट किया है? कहीं नहीं किया है। अच्छा, क्या कहीं नीचे जाएंगे तो और कट कर सकता है? कभी कट ही नहीं करेगा, क्योंकि सारा ग्राफ हमारा x एक्सिस और x एक्सिस से ऊपर बना हुआ। ठीक है, तो इसलिए 0 के नीचे हम आएंगे तो कभी भी कट करने को मौका नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैसे दें। तो आइए देखते हैं कैसे आंसर दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे आंसर लिखना जा रहा हूँ। ठीक, देखो क्या कहा था, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये तो फर्स्ट केस में कितने रूट्स आ रहे हैं? 2 रियल रूट्स आ रहा है, 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स है यहाँ पे, देखो 1 और 2। तो अब बात करते हैं कि लैम्डा जो है, y इक्वल जो लैम्डा है, ये सब लैम्डा की लाइन है, ध्यान रखिए सारी, ये सब लैम्डा है। तो ये कब तक 2 रूट्स मिलता रहेगा? जब तक ये बताओ यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 1 का 8 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक भाई, ये 1 का 8 है तो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 8 है। इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू अगर 8 के ऊपर रहेगा, 8 के ऊपर, यानी लैम्डा इज ग्रेटर देन 8, तब हमेशा 2 रूट्स मिलता रहेगा। यानी कि 2 रूट्स कब मिलेगा? जब इफ लैम्डा इक्वल टू 8। ठीक, अगर लैम्डा को 8 से ज़्यादा रखोगे, 8 से ज़्यादा, तभी लाइन इसके ऊपर बनेगा, और जब इसके ऊपर बनेगा तब हमेशा कितनी बार कट करता रहेगा? 2 टाइम्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ बताओ 3 रूट्स कब मिल रहा है? इफ व्हाट, थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि एकदम इसी तरह से लिखो। 2 रियल रूट, थोड़ा चाहे आगे बढ़ा लो, अपनी इच्छा है। ठीक है, बताओ भाई 3 रूट्स कब मिल रहे हैं? 1, 2 एंड 3। तो लैम्डा की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि 3 रूट्स आया यहाँ पे? तो देखो, एक तो लाइन खुद ही 8 से पास हो रहा है, लैम्डा इक्वल टू 8 से, तो अगर हल्का सा कम कर रहे हैं तो 3 रूट्स नहीं आ रहा है, फिर वो 4 रूट्स आने लग रहा है। तो अगर मुझे एग्जैक्टली 3 रूट्स चाहिए तो वो लैम्डा की वैल्यू कहाँ से जरूर पास होना चाहिए? 100%, वो 8 से ही पास होना चाहिए। क्योंकि यार 8 से अगर ज़्यादा पास कराओगे तब तो 2 रूट्स मिलेंगे, 8 से कम कराओगे तो आपके 4 रूट्स मिल रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कितने रूट्स की? 3 रियल रूट्स। तो 3 रियल रूट्स सिर्फ और सिर्फ आपको लैम्डा इक्वल टू 8 लाइन पे मिलेगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड बताओ भाई 4 रूट्स कब मिलेगा? बताओ 4 रूट्स कब मिलेगा? तो ये देखते हैं 4 रूट्स कब तक है। तो 1, 2, 3, 4। तो लैम्डा के वैल्यू कहाँ से कहाँ रखें कि हमेशा 4 रूट्स मिलता ही रहे, हमेशा एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स कब मिलेगा? ऐसा लैम्डा का मैं क्या सिचुएशन रखूँ? तो देखो गाइज, ये वाला हिस्सा जो है ये y इक्वल टू 0 का है, क्योंकि यार ये x एक्सिस पे बना है ना, तो ये चीज़ क्या है? 0। यानी कि 0 से ज़्यादा रखोगे तब 4 रूट्स आएगा, और 8 से कम रखोगे, 8 से कम, हल्का सा भी कम किए गलती से, तो ये 4 रूट्स तुरंत मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और 0 से हल्का सा भी बढ़ाए फिर भी 4 रूट्स यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा अपने को रखना है, और किससे कम रखना है? 8 से। अब बातें यहाँ पे ये आती है कि मैंने दोनों जगह ओपन क्यों लगाया है, तो आप समझ लो। अगर यहाँ पे अगर आप क्लोज लगाते हो तो यानी कि 8 भी होगा, क्लोज का मतलब वो नंबर है। अच्छा, तो अगर 8 होगा तो बताओ 8 अगर होता है तब तो 3 रूट्स आते हैं ना, हमें क्या चाहिए? 4 रियल रूट्स, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन लगाया। ठीक है, 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर 0 ले लिया जाता है तो ये 2 रूट्स मिलेंगे भाई। अगर लैम्डा 0 होगा तो y इक्वल टू 0 की लाइन आएगी। y इक्वल टू 0 लाइन मतलब क्या? इट्स सेल्फ x एक्सिस, तो वो 2 रूट्स आने लगेंगे, इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फोर्थ, ये बताओ क्या 2 रूट्स दोबारा कहीं और मिला था?
वो मैंने अभी देखा है, वरना मैं नीचे भी लिख सकता हूँ। क्या 2 रूट्स और कहीं मिला है? देख सकते हो यहाँ पे 1 एंड 2। इसका मतलब है कि लैम्डा 0 रखने पे आपके 2 रूट्स फिर से मिल रहे हैं, यानी कि दोनों को आप अलग अलग जगह न लिख के आप एक ही जगह दोनों चिपका सकते हो। ठीक, तो लैम्डा इक्वल टू 0 पे भी 2 रूट्स मिल रहा है और 8 से ग्रेटर पे भी मिल रहा है, तो इसलिए दोनों मैंने बाई चांस एक साथ लिख दिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नीचे चलते चलो। ठीक है, ये बताओ नो रियल रूट्स कब मिलेगा? तो बताओ यार, ऐसा कौन सा लैम्डा का रीजन है जिस पर आपका दोनों ग्राफ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ 0 से नीचे यानी 0 से कम, यानी लैम्डा की वैल्यू 0 से जब कम होगा तब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस पैराबोला वाला ग्राफ और ये लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नो रियल रूट सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब लैम्डा की वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। तो अब बात करते हैं कि 4 रूट्स कब मिलेगा, 3 रूट्स, 2 रूट्स, नो रियल रूट्स। तो यही मतलब था डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी कि जब इस तरह का लैम्डा लोगे यहाँ पे जब रखोगे इस जगह पे और जब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो वो जाके चेक कर लेना आप 2 रूट्स आएगा 100% रियल में। ठीक, अगर लैम्डा एग्जैक्टली यहाँ 8 रख के सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे आपको बता दिया था क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले कि मॉड x इक्वल टू a तो x इक्वल टू प्लस माइनस a करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 4 रियल रूट्स चाहिए। तो अगर 0 से 8 के बीच में कोई भी नंबर ले लोगे 3, 2, 1.4, √2, √7 समथिंग, तो इस तरह से जब यहाँ रख के सॉल्व करेंगे x की वैल्यू को तो वो हमेशा 4 रियल रूट्स आएगा। अब कहा गया कि नो रियल रूट्स, तो कह रहा है 0 से कम, तो 0 से कम मतलब निगेटिव नंबर। तो जैसे यहाँ पे लैम्डा -1 लेंगे तो ये तो यार आपको मॉडुलस चैप्टर से ही पता है कि मॉड का जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, तब सॉल्यूशन मिलेगा। अगर निगेटिव हुआ तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमने आपको मॉडुलस पढ़ाया था, किसी चीज़ का मॉड का जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। और अगर आपने यहाँ पे -5 लिखा ये तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि ये मॉड है, उधर निगेटिव आ रहा है। मान लो अगर लैम्डा को -5 सोचते तो या तो हमको तो कॉमन सेंस ही पता था कि लैम्डा नेगेटिव पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट आप ग्राफ से भी देख सकते हो हमने लैम्डा नेगेटिव पे कोई रियल रूट नहीं आया, वो हम लोग ग्राफ से भी जज कर ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इतना लेंदी टाइम लेके बताया है वो इस वजह से क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पैटर्न्स क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पूरा ग्राफ तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे बाद में भी, जिसमें कुछ वैरायटीज़ होंगी और कुछ मिक्स करके हम लोग सारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर जे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग आई तक सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। तो जे में यार ये जो ग्राफ अभी हम लोग सीखेंगे ये काफ़ी अगर मैं बात करूँ बच्चों का मेंटलिटी डेवलपमेंट की, तो वो अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें से मात्र 20% बच्चों को ये ग्राफ समझ में आता है, या 10% भी कह सकते हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो जो ग्राफ के डेफिनेट से रिलेटेड 0 से π/2 जो आई होप जानते होंगे इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरह क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए एग्जाम में जिसमें हम लोग इसके ग्राफ बनाकर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इस ग्राफ को इग्नोर करते हो तो आपके फिर वो आईटी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं फिर वो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसको रिलैक्स होकर आराम से समझाऊँगा। 2 ग्राफ फिलहाल हम लोग और भी सीखेंगे इसके बाद, तो एक ये डिफ़िकल्ट है और इसके बाद नेक्स्ट आएगा। ये 2 पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को लगता है फर्स्ट टाइम अगर वो पढ़ते हैं तो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन जब इसको आप सीख जाओगे यार तो आपको एरिया में फ़ायदा आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे एडवांस के रिलेटेड ज़्यादा इसके एग्जांपल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, मेंस में भी जब से एनटीए हो रहा है थोड़ा सा इसको भी इंट्रोड्यूस करके डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका लिए आपको ग्राफ इसका पता होना चाहिए, ग्राफ पता चल जाएगा तो आप डेफिनेट के भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ गया। तो आपको कोई एक ग्राफ होगा जो पहले से पता होगा। ठीक है, कोई ग्राफ होगा आपको पहले से पता होगा।
और आपको ड्रॉ करना है, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ fx, ठीक है। यानी कि fx जो ग्राफ आपको पता है उसके अंदर के मटेरियल का क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पार्ट लगा हुआ, ठीक है साहब, ग्रेटेस्ट पार्ट, ओके। तो प्रोसेस है, मैं थोड़ा सा एक रैंडम ग्राफ आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं, फिर मैं आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि गाइस मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो आपको थोड़ा सा अपने कॉपी में थोड़ा सा वाई एक्सिस बड़ा बनाना और एक्स एक्सिस भी थोड़ा ठीक ठाक बनाना, ठीक है। तो जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करूँगा, इस बात को ध्यान सुनना है। सपोज दैट मैंने एक ग्राफ बनाया y इक्वल टू एफ एक्स का, सपोज लाइक दिस, ठीक है। ये कोई ग्राफ हमने फालतू में बना लिया इस तरह से रैंडम, ठीक है। ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, वो ऊपर से भी जा सकता है, कहीं से भी, किसी भी तरह के शेप का हो सकता है, ओके। तो मैं क्योंकि एक एग्जांपल दे रहा हूँ इन जनरल कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमने बना लिया, ठीक। ये थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या कहा गया, सबसे पहले आप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, बन गया। ये कौन सा ग्राफ होगा, जो आपको पहले से पता होगा। जैसे पहले से पता हम क्या क्या, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, एक्स पावर क्यूब, लॉग एक्स, 5 पावर एक्स, साइन एक्स, साइन और एक्स, टेन और एक्स, तो ये सब क्या है, नोन ग्राफ है, ठीक है। और आपको ड्रॉ करना होगा नॉन ग्राफ के पार्ट का क्या लगा है, ग्रेटेस्ट, नॉन पार्ट के ग्राफ का ग्रेटेस्ट लगा हुआ है। तो इसके बनाने का ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है, आराम सुनो। कहा गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एफ एक्स का, आगे देन प्लॉट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से, देन प्लॉट डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मतलब प्लॉट तो करेंगे, लेकिन डॉटेड लाइन हमारे ग्राफ का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डॉटेड लाइन जो होता है उसे सपोर्टिंग लाइन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने में काम आता है। जैसे याद करो, सपोर्टिंग लाइन हम लोगों ने tan x के ग्राफ में बनाया था, याद है, tan x के cot x के ग्राफ में बनाया था। कई जगहों पे हम लोग डॉटेड लाइन को देखे हुए, उसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। लिखा है देन प्लॉट डॉटेड लाइन, लेकिन कहाँ पे डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे, तो बोला गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि आपको एक्स एक्सिस के पहले इस तरह से डॉटेड लाइन करना है। लेकिन अब ये डॉटेड लाइन रैंडम कुछ भी कर लेंगे या कुछ स्पेशल रीजन होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ रीजन इस तरह के होंगे, y इक्वल टू इंटीजर्स पे। अब इंटीजर्स में तो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, तो जीरो भी हो गया, पॉजिटिव के भी बहुत सारे हो सकते हैं और निगेटिव पे एसेट्रा। मतलब एटीसी मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कितना y की वैल्यू पॉजिटिव में ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन, कितना निगेटिव में डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, वो तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने 2-3 लाइन y की वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। आगे क्या कहा गया, पहले इतना काम कर ले फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये रहा आपका 0, ठीक, ये रहा आपका y इक्वल टू 1, ये रहा आपका y इक्वल टू 2। अपनी कॉपी में 2-3 और बढ़ा लो इस तरह से, समथिंग, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, प्लीज़ अपने कॉपी में इस तरह से बढ़ा लो। फील करना कि 3 की लाइन है, ठीक है। तो ये रहा y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। तो यार y इक्वल टू 0 तो खुद ही एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है, तो इसको एज इट इज रहने दो। अब बात करते हैं -1 का। देखो हो सकता है कि ये वैल्यू -1 हो, तो हम लोग तो एग्जैक्ट ग्राफ बना नहीं रहे, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर से ले गए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वाला -1 हो, ठीक है। अब से -2 समथिंग लाइक दैट मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो अजीब लग रहा होगा देखने में, ठीक। तो इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन हमने क्या किया था कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 समथिंग समथिंग। तो ये भी y इक्वल टू 0 की ही लाइन है, ये सबको फिलहाल पता होता है कि x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। तो यानी कि हमने y इंटीजर के अप्रॉक्स एग्जाम्पल के थ्रू कुछ हमने x एक्सिस के अबव ड्रॉ किया, कुछ x एक्सिस के बिलो ड्रॉ किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चंस में नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है। तो उससे पहले क्वेश्चन में कहा गया था
कि आप जो भी ये लाइन ड्रॉ करोगे y = 1, y = 2, y = 3, ये हमारा डॉटेड लाइन होगा। इसका मतलब ये हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाने के काम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डॉट डॉट लाइन कर रहे हैं। तो गाइस नो प्रॉब्लम, आई होप क्लियर है। तो इस तरह से काफ़ी सारे सिचुएशंस आई थिंक हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मैंने कहाँ तक काम कर लिया गाइस? ETC तक हमने वर्क कर लिया। ठीक है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने ये सारे डॉटेड लाइन ड्रॉ किए हैं इंटीजर्स पे, y = 1, 2, 3, y = 0, y = -1, y = -2। ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए एक साइड लिखा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या गया है कि मैक्स डॉटेड वेयर, आपको एक डॉट करना है। ये डॉटेड लाइन था, अब सिर्फ डॉट करना है। ठीक, मैक्स डॉटेड वेयर, जहां दिस लाइंस, ये जो लाइन है डॉटेड वहां करना है जहां पे ये लाइन y = fx के ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है। आई रिपीट, y = fx के ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है। तो कितनी जगह कट कर रहा है? एक यहाँ पे है, ये डॉटेड लाइन fx को यहाँ इंटरसेक्ट किया, ये डॉटेड लाइन fx को यहाँ सेट किया, यानी कि कट किया। y = 0 ग्राफ को इस जगह कट कर रहा है, इसको यहाँ कट कर रहा है, इसको फिलहाल हमने पीछे ले ही नहीं गया हूँ, तो आप चाहो तो ज़बरदस्ती एक नीचे ला सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये डॉटेड का मतलब होगा कि हमारे ग्राफ का ये हिस्सा है जो ये डॉट अभी सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके कॉपी में यार 2 ग्राफ बनने चाहिए, एक तो वो जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, और जब इसी में जब बताऊंगा ये हमारा फाइनल ग्राफ है, तो आपको उस जगह पे चुपचाप लिख लेना। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया, मैक्स डॉटेड कहाँ पे? जहाँ पे दिस लाइन, ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ किया है, कट द ग्राफ ऑफ y = fx, जहाँ पे ये लाइन ग्राफ को कट करता है, सिर्फ उसी जगहों पे हम लोग डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्या आ गया? फॉर्म डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू दिस डॉटेड पैरेलल टू एक्सिस। अब इस डॉटेड लाइन से हम एक लाइन पास कराएंगे अपनी तरफ से, लेकिन वो भी लाइन डॉटेड वाला ही होगा। ठीक है, लेकिन वो किसका पैरेलल होगा? भाई देखो, लाइन तो ऐसे भी पास हो सकता है डॉट से, ऐसे भी समथिंग लाइक दैट, किसी भी तरह से पास हो सकता है इस जगह से, लेकिन जो लाइन पास कराना है, रूल कहता है तो उसको आप y एक्सिस का पैरेलल, तो दिस इज y एक्सिस, तो जितनी भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ये सब कुछ y एक्सिस का पैरेलल होगा। इसका मतलब है समथिंग टाइप। ठीक, और सिर्फ वहीं से पास कराना है जहाँ पे डॉट डॉट लाइन रहा होगा, सिर्फ उसी प्लेस से, और कहीं से भी नहीं ले जाना है। ठीक, थोड़ा सा यार स्पेस कम है, हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे क्वेश्चन थ्रू, तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। सिर्फ ये रूल मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। सो गाइज, ये अभी इस पार्ट का ग्राफ अभी तक नहीं बना है। ओके, अभी ये सारा मैकेनिज्म चल रहा है, तो हमने यहाँ तक मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया। ये ब्लू मार्कर से क्या लिखा है अभी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सुनना है। मैं अभी इसके बारे में नहीं समझाने जा रहा हूँ, जो भी मैं बोलूँगा वो इसके बारे में अभी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं उस पर आते हैं, इसको हम समझाऊंगा कुछ मिनट के बाद। तो मैं यार फाइनली अगर एक बार अभी तक जो भी वर्क हुआ है उसको अगर हम एक बार रिपीट कर दें तो बेटर होगा। सबसे पहले हम नॉन ग्राफ बनाते हैं, किसी भी तरह का नॉन ग्राफ हो सकता है, कोई भी sin x, phi power x, sec power x, समथिंग टाइप, कुछ भी। उसके बाद आपको पैरेलल टू x एक्सिस इंटीजर्स पे लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर में है, नेगेटिव इंटीजर्स में। उसके बाद ये जो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन डॉट आउट किया गया था, वो जहाँ पे भी fx यानी कि नॉन ग्राफ को इंटरसेक्ट करती हैं, उस जगह पे आपको बोल्ड करना यानी कि डॉट करना है, बड़ा सा समथिंग। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आता है कि ये जहाँ जहाँ डॉट हुआ, ठीक, उस जगह पे हम लोग y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। y सिर्फ उसी प्लेसेस पे जहाँ पे आपने डॉट किया था, यानी कि इस डॉटेड पे। ठीक,
तो यहाँ तक हमने आपको सब कुछ पॉइंट्स बोल दिए थे। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे यार आपको कुछ चेंजेस मिलने वाला है। उसके पहले अब हम लोग इस ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक, इतना मैकेनिज्म सिर्फ हुआ है इसके ग्राफ बनाने के लिए, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसमें, अब उसकी बात करते हैं। तो सुनो, मैं थोड़ा सा यार स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं यहीं से कर देता हूँ। तो देखो यार, y = fs ग्राफ सिर्फ ये था, ठीक है, y = fs ग्राफ सिर्फ ये था, ना लाइन, कोई लाइन नहीं था, ना डॉट तक कुछ नहीं, सिर्फ fx ये नॉर्मल था, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे बात शेयर करना चाह रहा हूँ। ये तो आप सिर्फ इसके बीच में देखो, ठीक है। अगर मान लो कि fx की वैल्यू 0 से 1 है, यानी कि जो हमने fx का ग्राफ बनाया अगर वो 0 से 1 के बीच में, यानी y एक्सिस पे जो है वो 0 से 1 है, y = fx यही तो है, यानी कि जब y की वैल्यू अगर 0 से 1 है, यानी कि दिस fx, अगर fx की वैल्यू 0 से 1 होता है तो आपका ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू क्या होता है, वो 0 आएगा। यार देखो, मैं ये चीज़ आपको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन का फोल्डर बना है, वहाँ मैंने आपको इंटीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और मीनिंग सब कुछ समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैं उसी पॉइंट्स को यहाँ बोल रहा हूँ। अगर मैं बार बार पीछे की चीज़ें को रिकॉल कराऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप गाइस वहाँ पे जाके देखो कि वहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट का किस तरह से ब्रेकिंग किया जाता है, ठीक है, तब आपको यहाँ पे आके देखना चाहिए, मुझे लगता है बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो fx की वैल्यू 1 से 2 है, तो y की वैल्यू 1 ड्रॉ करना पड़ेगा। fx की वैल्यू 2 से 3 है, तो y की वैल्यू 2 की। मान लो fx की वैल्यू -1 से 0 है, fx की वैल्यू -1 से 0 है। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यार ऐसा ही क्यों ब्रेक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। तो यार ये ग्रेटेस्ट पार्ट की प्रॉपर्टी होता है, इंटीजर टू नेक्स्ट इंटीजर ब्रेक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको काफ़ी समय पहले बताया था, तो मैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, और इस तरह से काफ़ी सारे केसेस बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा था। ये क्या था अपना 1, अरे यार यही तो लाइन है y = 1 का, ये है y = 2 की लाइन और ये है y = 3 की लाइन। थोड़ा सा लिख लेना यार, मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी भी है और साथ साथ स्पेस की कमी है। हम लोग जब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा सारी पॉइंट्स को, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या यहाँ पे होने वाला है। तो क्वेश्चंस में इंटीजर्स हमने ड्रॉ कर लिया, और ये जो ग्राफ आपको सीधा टाइप का थोड़ा कर्लिंग दिख रहा है, ये आपका fx का ग्राफ है, ठीक है। अब कहा गया fx की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। fx का जो ग्राफ है 0 से 1, 0 से मतलब y एक्सिस पे उतने पोर्शन की जो रेंज है वो 0 से 1 है, तब आपको लाइन ड्रॉ करना है y = 0। और इस तरह से क्यों ब्रेक किया गया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट की मीनिंग होता है इंटीजर टू नेक्स्ट इंटीजर पे ब्रेक होता है। मतलब अगर x 2 है तो 2 से 3 ब्रेक होगा, 4 से 5 ब्रेक होगा, नहीं जो पहला इंटीजर है उसे नेक्स्ट इंटीजर ब्रेक होता है। ये प्रॉपर्टी होता है किसकी, ग्रेटेस्ट पार्ट की, ठीक है। जैसे यार मॉड की प्रॉपर्टी होता है सिर्फ 2, कि x पॉजिटिव तो प्लस साइन, x नेगेटिव तो माइनस साइन। ग्रेटेस्ट पार्ट की प्रॉपर्टी होता है इंटीजर टू नेक्स्ट इंटीजर ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरह से डाटा ब्रेक किया है, यानी कि जब ये पार्ट fx की वैल्यू 0 से 1 होगा, ये fx जो है 0 से 1 होगा, तो y = आपको 0 की लाइन ड्रॉ करना है। फिर 1 से 2 होगा तो y की वैल्यू इस जगह पे 1 हो जाएगा, तो y = 1 की लाइन ड्रॉ करना है। अगर fx की वैल्यू 2 से 3 है ये, तो आपका ग्रेटेस्ट पार्ट 2 आएगा, यानी कि y = 2 की लाइन। इस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो सिर्फ इतना पार्ट देखो, मेरे फिंगर्स को देखना ज़्यादा बेटर होगा, इसी से आप क्लियर कर पाओगे। जैसे एक मैं थंब यहाँ रख रहा हूँ और ये वाला फिंगर यहाँ रख रहा हूँ, ठीक दिख रहा है आपको। बताओ इतने पार्ट का जो ग्राफ है समथिंग, ये किसके बीच में है? इतने पार्ट का, इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है ये किसके बीच में है? y एक्सिस पे 0 से 1 के बीच में है।
तो अगर 0 से 1 के बीच में तो y इक्वल 0 कितना है, y 0 मतलब x एक्सिस। अब देखो 1 पे ओपन लगा है, इसलिए इस 1 करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू नहीं होगा, मतलब इस y की वैल्यू रखने पे x की वैल्यू नहीं सेट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा है। ठीक, आगे बढ़ो। अब फिर फिंगर देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे रुक क्यों गए, आगे क्यों नहीं पड़े। भैया सिर्फ इतनी वैल्यू है ना 0 से 1, तो जितने के बीच में 0 से 1 होगा उसी के बीच में आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो जैसे ये अगला केस है 1 से 2, तो देखो ये रहा आपका 1 और ये वाला फिंगर आपका 2, तो इतना जो पोर्शन ग्राफ का दिख रहा है आपको, ये किसके बीच में है, दिस पार्ट 1 से लेकर 2 के बीच में इतना। तो इसका मतलब है y इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ किया जाएगा। तो ये 1 है तो 1 से ड्रॉ करेंगे, 2 से पहले रुक जाएंगे। अब क्योंकि fx की वैल्यू 2 नहीं है तो इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग डॉटेड पे एरो वाला है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस तरह से इधर भी बढ़ेंगे, समथिंग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पीछे आ जाओ। सेम वे में चेंज करना, कुछ भी नहीं इधर उधर है। देखो -1 से 0 है तो -1 0 y इक्वल क्या कितना -1, तो ये तो है -1 की लाइन समथिंग, लेकिन ड्रॉ सिर्फ किसके बीच में रखने हैं, -1 से 0 दिस। अब देखो ये है आपका -2, ये आपका -1, तो इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, अच्छा कुछ लोग को जो इनको ये मीनिंग नहीं आ रहा है उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं जल्दी करने का, कि ये जो दो मैंने सपोर्टिंग लाइन वर्टिकल ड्रॉ किया समथिंग, सिर्फ उसी के बीच में आप ग्राफ बना दो लगातार। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं सोच पाते तो ये ट्रिक होता है जल्दी बनाने का। कोई भी दो पकड़ो, देखो जितनी भी लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो दोनों ग्राफ के बीच में ड्रॉ किया है, मतलब दो वर्टिकल लाइन के बीच में। जैसे देखो ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये दो वर्टिकल बीच में, जैसे ये ड्रॉ किया इनके वर्टिकल के बीच में, इनके वर्टिकल के बीच में, इस तरह से बाकी सारे पीछे भी बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें यार इस प्रोसेस से हमारा इसका ग्राफ क्या है। तो अब आपको अपने कॉपी में फाइनल ग्राफ बनाना होगा। अगर इसको फिल करना चाहते हो कि हमारा एग्जैक्ट ग्राफ क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ है। मैं थोड़ा सा मैं इसको मिटा के एक्चुअली बताना चाहूँगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं इसको मिटा के बताता हूँ कि एग्जैक्ट ग्राफ क्या होगा। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो हमारा पार्ट का फाइनल ग्राफ है यानी कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ fx का, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है जितना इस समय आपको बोर्ड पे दिख रहा हो। ठीक है, सिर्फ ये जो लाइनिंग मैंने अभी ड्रॉ किया है ये, और ये जो डॉट डॉट लगाया है बड़ा बड़ा, ये सारे हमारे ग्राफ के हिस्से हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको ये सारे पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट तो fx ग्राफ का था ना। ओके, तो इसलिए इसका पार्ट इस तरह से बना है। अगर आप सोचना चाहते हो कि क्या रीज़न है कि सिर्फ इंटीजर्स पे ही ग्राफ हमारा लाइन के तौर पे बना है, तो उसका भी तरीका आपको बता दूं। ये भी आपको ग्रेटेस्ट पार्ट में पढ़ाया गया था कि fx चाहे जैसे, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो 5.3, 9.0, 1, -2.3, किसी भी तरह का रियल नंबर लिखा हो, जब उसका ग्रेटेस्ट पार्ट लेते हैं तो वो हमेशा एक इंटीजर आता है। क्या आता है? इंटीजर। यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा सिर्फ y इक्वल टू इंटीजर पे बनेगा। तो देख सकते हो ये सारे ग्राफ कहाँ बने, इंटीजर पे ही तो बने। अब आपको याद आ रहा होगा क्या रीजन था कि हमने प्रोसेस में आपको y एक्सिस पे इंटीजर्स पे ड्रॉ करने के लिए कहा था। आई होप अब आपको ज़्यादा कंफर्म हुआ होगा कि इस पॉइंट्स को हमने इंटीजर्स पे क्यों कहा था y एक्सिस पे, क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट के बाद का जो आंसर होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही आता है। ये बात हमने आपको ग्रेटेस्ट पार्ट में पढ़ाया होगा मॉडुलस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका ग्राफ बना लिया। मुझे थोड़ा सा उम्मीद कम लग रहा है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, फिर भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं पहले ही से आपको बता दिया हूँ कि स्टूडेंट को ये ग्राफ और इसके जस्ट बाद जो पढ़ाएंगे बहुत कम लोग को समझ में आता है। और इस ग्राफ को लोग ऑफलाइन जब क्लासेस होती थी तो क्लास के बाहर काफ़ी सारे भीड़ लगते थे सिर्फ इस दो ग्राफ को समझने के लिए कि अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं। ठीक है, बाकी सारा पोर्शन उनके लिए आसान था, सिर्फ ये दो ग्राफ हम लोग जो आज के लेक्चर में सीख रहे हैं वही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको मीनिंग बता दूं, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, अभी ब्लू वाले की मीनिंग मैंने समझाया नहीं था आपको। ठीक, तो समझाने से पहले मैं इस ग्राफ को मैं मिटा देना चाहता हूं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा।
तो ब्लू वाला तब तक आप पढ़ लो अच्छे से। तो समय आ गया है ब्लू वाले मार्कर को समझने का कि क्या क्या कहना चाह रहा है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, एंड राइट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज दैट y की वैल्यू तो हम आसानी से पता कर लिए क्योंकि यार इंटीजर पे ड्रॉ करना होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि x एक्सिस पे ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पे ये क्या है, ये कौन सा x एक्सिस पे है, ये क्या एक्सिस पे है, ये किस x एक्सिस पे है, इस तरह से ये किस एक्सिस पे है। तो x एक्सिस के जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें नहीं मालूम है, तो कैसे लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, ठीक, वो चीज़ मैं बताऊंगा एग्जाम्पल थ्रू। तो इस मीनिंग का सिर्फ ये मतलब था कि y कोऑर्डिनेट तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग पता कर लेते हैं, लेकिन x कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं वो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता पाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं कि इस जगह की वैल्यू क्या क्या आखिर में होती है, ठीक। इसको आप नोट करो। अब हम लोग कुछ सारे एग्जाम्पल करते हैं जो कि एक ग्राफ ड्रॉ करने के काम आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जेड ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे थे, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स का, उस पर बेस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ समय बाद हम लोग ऐसा भी पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में समथिंग। तो देखो यार इस एग्जांपल में इस एग्जांपल और इस एग्जांपल में जमीन आसमान का फर्क है। ये नॉन ग्राफ का ग्रेटेस्ट पार्ट है और ये x की जगह पे रिप्लेस करके बनाया गया ग्रेटेस्ट पार्ट x को, ओके। तो दोनों डिफरेंट है। हम लोग जो आज के लेक्चर पढ़ रहे हैं जो नॉन फंक्शन होता है उसके बाहर ग्रेटेस्ट पार्ट लगा होता है, तो वो सिर्फ ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह का भी हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे कुछ समय के बाद। अब क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला शेप होता है, या आपको रूल याद हो गया समथिंग टाइप का, लुक लाइक दिस। तो ये ग्राफ कब तक ऊपर जाएगा, ऊपर तो बहुत सारी जगहों पर जा सकता है। तो यार कब तक इंटीजर खींचोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, इंटीजर तो बहुत सारे नंबर होते हैं, उसी तरह से नीचे भी बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। तो अब बात आती है कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डोमेन दे दिया जाता है। तो जैसे मैं इस एग्जाम्पल में आपको डोमेन खुद लिख के दे रहा हूँ कि x की जो वैल्यू है वो 0 से 2 के बीच में, ठीक है, ओके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट क्यों दिया हूँ। सिर्फ इतना देता तो क्या प्रॉब्लम होता, इसमें आपको कई सारे लेवल के क्रिएट करके ऊपर तक जाना पड़ता, कब तक फिनिश होता कुछ कह ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा करते हैं तो 2-4 लाइन आगे बढ़ लेते हैं, 2-4 लाइन पीछे बना लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। फिलहाल हमारी इच्छा है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करो सिर्फ इस एक्स के बीच में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नॉन ग्राफ है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद जेड ट्रांसफॉर्मेशन लगा देना है क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं तो मुझे याद है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो मैं याद दिलाता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर ग्राफ तो ये पूरा बनेगा। अब जाकर अच्छे से नोट्स में देखो, नोट्स में देखो जाकर अच्छे से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये पूरा है, ठीक। अच्छा, यानी जो अभी तक हमने बोर्ड पे दिख रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, लेकिन अब तो क्वेश्चन का आ गया कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाना है आपको। तो x इक्वल टू 0 से ग्राफ बनाना है। डॉट क्यों किया, क्योंकि 0 पे क्लोज लगा है। कब तक जाना है भाई साहब, 2 पे जाना है, ठीक। यानी x जो ग्राफ आपको सेट करना है सिर्फ 0 से 2 के बीच में। तो आप बताओ कि 0 से 2 के बीच में सिर्फ इतना पोर्शन हमारा है काम का, बाकी सब ये बदनाम के। क्यों, इसको मैं डॉट डॉट क्यों कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये हमारा ग्राफ नहीं है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि डोमेन कहाँ से कहाँ है, 0 से 2। तो 0 से 2 डोमेन के बीच में ही ग्राफ रखना है। तो इसलिए इसके आगे पोर्शन और इसके पीछे पोर्शन अब आपको कॉपी में जब बनाना तो आपको ये मिटा देना होगा, ठीक है। तो कॉपी में आपके सिर्फ इतना पार्ट दिखना चाहिए जितना इस समय बोर्ड पे दिख रहा है। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा मैं भी स्पेस अच्छे से ले लूँ समझाने के लिए, तो मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपके कॉपी में सेकेंड टाइम होना चाहिए इस फॉर्मेट के ग्राफ।
ठीक है, 0 2। चलो भाई, अब हम लोग रूल पे वापस आते हैं। क्या क्या रूल पढ़ा गया था, मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो कि x अगर 0 से 2 है तो y के लेवल कहाँ से कहाँ बन सकता है। तो इससे x को जब 0 रखेंगे तो y को 0 आएगा, तानी यहीं पे फंसेगा। लेकिन जब x को 2 रखेंगे यहाँ पे तो y क्वाड्रेंट कितना आएगा 4, यानी कि x = 2 रखने पे y = कितना आ रहा है, दिस, ये 4 आ रहा है। अब क्योंकि 2 भी है, क्लोज लगाए ना, तानी 2 भी है, तानी कि y की वैल्यू भी आएगा, तो इसलिए हमने दो जगहों पे क्या लगा दिया, डॉट। ये हो गया हमारा बाउंड्री, यानी कि y की वैल्यू 4 के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि डोमेन ही हमारा 2 तक एक्सेप्टेबल है। और 2 पे हमने देखा कि y की वैल्यू 4 आ रहा है, जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी 4 के ऊपर के इंटीजर में ड्रॉ करना है। ठीक है, 0 के नीचे के इंटीजर में ड्रॉ नहीं करना है। क्यों नहीं भाई, 0 से नीचे तो ग्राफ ही नहीं है, तो फालतू में क्या पागलों तरह बनाओगे ऐसे ऐसे। इंटरसेक्ट करना चाहिए ना ग्राफ और इंटीजर्स लाइन पे, जो पैरेलल टू एक्सिस से ड्रॉ करते हैं। तो वैसा तो नीचे है ही नहीं ग्राफ ही, तो काहे ड्रॉ करें भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी y की वैल्यू इंटीजर्स में ड्रॉ करने के चांस हमें मिल रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं के बीच में मिल रहे हैं। ध्यान रहे, ये डॉटेड हमारा ग्राफ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पीछे भी ग्राफ बनेगा। वैसे जाने की जरूरत नहीं है पीछे, आप चाहो तो बना सकते हो, ये तो मैं बस आपको समझा रहा था। क्योंकि इधर बनाएंगे तो x निगेटिव में जाने लगेगा ये लाइनें, लेकिन हमें जो ग्राफ बनाना है, कोई भी ग्राफ हो, सिर्फ 0 से 2 के बीच बनाना ना है हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए मैंने इस पोर्शन का इस साइड हिस्सा नहीं लिया। ठीक, लेकिन थ्योरी कहता है कि आप पूरा ले सकते हो, बट हमारे इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ राइट हैंड साइड ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रूल क्या कहा था कि ये उसके बाद डॉटेड लाइन कहलाता है। सिर्फ सपोर्टिंग लाइन। ठीक है, नेक्स्ट रूल था कि ये जो डॉटेड लाइन है इंटीजर्स पे, ये जहां जहां ग्राफ को कट करेगा वहां पे आपको डॉट करना होता है, और ये डॉट हमारा ग्राफ का हिस्सा होता है। ठीक है, ये ग्राफ हमारे डॉट का हिस्सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या था कि इस डॉटेड लाइन पे आपको इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है, और ये भी डॉटेड लाइन ही होता है, लेकिन ये लाइन सिर्फ और सिर्फ वहाँ ड्रॉ करते हैं जहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस के जो इंटीजर्स पॉइंट है वो ग्राफ को इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है। आई रिपीट, जितने इंटीजर्स होते हैं y एक्सिस पे, उस पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ उसी के इंटरसेक्शन जगह पे इस तरह से लाइन ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट स्टेप्स। अब बताओ, ये तो ग्राफ y = x स्क्वायर सिर्फ ये था। अब ये मैकेनिज्म बताया जा रहा है कि ग्रेटेस्ट पार्ट x स्क्वायर कैसे बना है। तो अब बताओ, अब हम बताने जा रहे हैं आपको किसका ग्राफ, ग्रेटेस्ट पार्ट x स्क्वायर। चलो भाई बात करते हैं। बताओ, अगर ग्रेटेस्ट पार्ट x स्क्वायर की वैल्यू 0 से अगर 1 है तो कहाँ से कहाँ, 0 से 1 क्या हो जाएगा बताओ। यानी अंदर का मटेरियल 0 से 1 है, जैसे यार पिछले थ्योरी के हिसाब से यहाँ fx लिखा था, तो fx पूछा था 0 से 1, fx जगह पे x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर पूछेंगे 0 से 1, कितना जाएगा 0। मान लो कि x स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से 2 है, ठीक, तो y = 1 हो जाएगा। ये सारी पॉइंट आपको मॉडुलस में पढ़ाया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी जितना काम का उतना बोल दे रहा हूँ। ठीक, इस तरह से यार आपको जाना कब तक है, जब ग्राफ 3 से लेकर 4 तक है। ठीक है, y एक्सिस पे 3 से 4 तक है। तो एक लास्ट स्टेप्स देख लेते हैं। जब x स्क्वायर का जो ग्राफ है वो जब 3 से 4 तक होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एग्जैक्टली जब x स्क्वायर 4 होगा, इफ x स्क्वायर एग्जैक्टली जब 4 होगा, तो बताओ 4 का ग्रेटेस्ट पार्ट क्या होता है, 4 ही होता है। 4 का ग्रेटेस्ट पार्ट 4 ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, काम खत्म, सब कुछ आसान हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं फाइनल आंसर तक। आइए देखते हैं।
फिंगर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। फिंगर 0 रखो और इस वाले नेक्स्ट पे रखो 1 पे। तो बताओ इतना जो पोर्शन दिख रहा है आपको दिस, क्या इतना चीज 0 से 1 के बीच में है? ये वाला 0 से 1 के बीच में था इतना पार्ट। ओके, तो अगर इतना पार्ट 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो यानी कि एक्स, ये ग्राफ किसका है जो इस तरह से दिख रहा है आपको? ये पूरा एक्स स्क्वायर को तो बनना था पहले, डॉटेड ये लाइन तो बाद में हुआ है ना। ये पूरा ग्राफ किसका था पहले? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है वो इतने पोर्शन में 0 से 1 है, तो 0 से 1 है तो y को क्या ड्रॉ किया जाएगा? 0, और y को 0 मतलब x एक्सिस, तो दिस इज x एक्सिस। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दो, लगना चाहिए कि हाँ ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, काम कर लेता हूँ मैं, इसको ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, या फिर इसी को ले लेते हैं, मैं इसको रेड से बना देता हूँ। चलो भाई, अब इस फिंगर से इस फिंगर पर चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ था एक्स स्क्वायर का, और इतना पोर्शन किसके बीच में? दिस 1 से 2। तो अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो y इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ करना है। तो ये है y इक्वल टू 1, लेकिन किसके बीच में रखना है? 1 पे क्लोज है इसलिए डॉट है, 2 नहीं लेना है इसलिए 2 वाले वर्टिकल लाइन पे एरो है। ठीक, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यार सब सेम पैटर्न है, कुछ नहीं चेंज करना है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था जल्दी से बनाने का, क्या कि लगातार कोई भी 2 वर्टिकल लाइन पकड़ लो, उसको ज्वाइन कर दो आपस में, खत्म ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, कोई भी 2 ग्राफ पकड़ लो, उसको सिर्फ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने ग्राफ बना लिया कि एक्स स्क्वायर को 3 से 4 है, ये ग्राफ जो है 3 से 4 है, तो y इक्वल टू 3 खींचना था, खींच दिया। लेकिन जब एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली 4 है तो y इक्वल टू सिर्फ 4 है। यार क्या इस तरह खींचना चाहिए क्या हमें? पहले गलती कर लेते हैं फिर बात करते हैं। अगर आपने इधर खींच दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपने जो डोमेन था ना 2 से ज़्यादा ग्राफ बना लिए। डोमेन कहाँ रखना है? सिर्फ एक्स इक्वल टू 2 तक ही जाना है, यानी कि 2 के आगे तो हमें ग्राफ ही नहीं चाहिए ना, तब क्यों सोचे? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो हिस्सा होगा वो डॉट वाला हमारा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे एग्जैक्टली y इक्वल टू 4 आ रहा था, यानी कि एक्स स्क्वायर जब 4 रखे थे यहाँ पे तो y इक्वल टू एग्जैक्ट 4 आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे डॉट होगा। ठीक, अब बात करें हमारे इस क्वेश्चंस के फाइनल ग्राफ का, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फाइनल बना के, आप इसको अच्छे से नोट कर लो पहले। तो इस तरह से ग्राफ आपको दिख रहा होगा, आई होप इसको अच्छे से नोट करो। अब हम बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, जो कि अभी हमने थ्योरी में आपको ब्लू मार्कर से लिख के बताया था। कैसे एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसकी बात करते हैं, इसको आप नोट कर लो। ओके, तो अब हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला, ये एक्स क्या होगा, ये एक्स क्या होगा, ये एक्स क्या होगा। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इनके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू की। y तो बड़ा आसान होता है क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग मिल जाता है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? सुनो, ये तो मैं कहूँ कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला हिस्सा, पहले ग्राफ किसका बना था? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ऐसे जो भी बना था इस तरह का डिजाइनिंग में, तो वो एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू 1 क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1, तो इनको आपस में सॉल्व करो, अभी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। तो चेक करो, ये सॉल्व लिखा है, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये सही होगा, नीचे वाला गलत। नीचे वाला गलत क्यों है? क्योंकि जो डोमेन है वो 0 से 2 के बीच में लेना है, तो इसलिए नीचे वाला अपना गलत हो गया। यानी कि जो एक्स स्क्वायर ग्राफ हमने इस तरह से बनाया था, अभी आपको दिखाया था इस तरह से, उसमें इस y इक्वल टू 1 के साथ जो इंटरसेक्शन लिया गया, तो y इक्वल टू 1 पे x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या मिला? 1, तो इसलिए ये वाला हिस्सा जो था वो 1 कहलाएगा। ठीक यार, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। जो लोग इस बात को इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए गड़बड़ हो जाएगा। देखो अभी, हालांकि ये चैप्टर अभी तक मैं नहीं पढ़ाया हूँ, फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, पूछ देगा कि फाइंड करो ये। अब आपको ग्रेटेस्ट का जन्मों से पता ही नहीं है कि इसका क्या क्या तरीका, बेसिक क्या पॉइंट्स है, और इस तरह ग्राफ आपको बनाना आता ही नहीं है। ग्राफ भी बनाना अगर आता है
अब एक्स कोऑर्डिनेट ही नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर वो क्वेश्चंस आपके बस का नहीं होगा एग्जाम में कर लेना, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस हम ग्राफ से ही करेंगे, इस बात का ध्यान दें, ओके। तो फिलहाल इस तरह क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यहाँ के नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें लिखा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो किसके साथ इंटरसेक्शन है। ये जो ग्राफ बना था अभी एक्स स्क्वायर का और ये है आपके y = 2 का, तो इसका मतलब है कि y = x स्क्वायर का y = 2 के साथ आपको इंटरसेक्शन लेना होगा, यानी कि सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं कितना आता है। यहाँ से ±√2 आ जाएगा। तो एज इट इज़ आपको पता है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव सही होगा, नेगेटिव गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 0 ज़्यादा 2 के बीच चाहिए। यानी ये जो कोऑर्डिनेट आया वो यहाँ पे आपको √2 मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड कोऑर्डिनेट भी निकाल ली है। अब बताओ ये कोऑर्डिनेट के लिए मुझे किसके साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ऊपर चलो, तो ये लाइन किसका है, 3 का, दिस। यानी कि ये जो ग्राफ बनाया गया था हम लोगों ने इस तरह से y = 3 की लाइन, और ये जो ग्राफ बनाया था y = x स्क्वायर की लाइन, यानी कि ग्राफ नॉट लाइन, ओके। इनको आपस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर कितना आएगा। देखो यार, ये मैं इसलिए इतना लेंदी करके सिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम ग्राफ ही देख रहे होंगे कि इस तरह के कभी ग्राफ होते हैं क्या, सिलेबस में तो है ही नहीं। तो भैया इस तरह क्वेश्चंस जेईई मेंस एडवांस में बनाए जाते हैं। तो अगर आप एकेडमी लेवल पे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ने की ज़रूरत है। 2-3 पढ़ लो, शुरुआत के काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस के लिए तो आपको बिना ग्राफ पढ़ाए तो आप एक दिन का भी नहीं ला पाओगे, ठीक है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे +- है, तो नीचे वाला गलत है क्योंकि निगेटिव है। इस बीच में सिर्फ यही नंबर आता है √3। इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग की जो वैल्यू आएगा वो √3। और नेक्स्ट वैल्यू हमें इसके साथ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले ही पता है कि 2 जगह पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी कि हम लोगों ने x कोऑर्डिनेट भी लिख लिया और y कोऑर्डिनेट तो आपको पहले से पता था, ठीक है। तो अब इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = दिस इज ग्रेटेस्ट पार्ट सिंबल, ओके, √2 cos x ऑन x बिलोंग्स टू 0 से पाई। आपको इसका ग्राफ बनाना है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। 0 से पाई के बीच में ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले cos x नॉन ग्राफ, ये अपने को याद होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में h ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, ठीक है, जिसमें किसी भी फंक्शन में अगर बाहर a f(x) टाइप का कोई ग्राफ हो तो इसके ग्राफ में y एक्सिस पे से मल्टीप्लाई होता है जितना भी बाहर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर पढ़ रहे हैं जे, तब जाके ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ बनेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें से कुछ पोर्शंस का ग्राफ आप एक ही लाइन में बना सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप उतना समय बचा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो जैसे cos x ग्राफ बनता है समथिंग टाइप, ओके, तो √2 का cos भी सेम टाइप का ही होगा, ठीक है, √2 cos x का। तो ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पाई, क्योंकि हमें 0 से पाई तक जाना है ना। ध्यान रखें 0 पे और पाई दोनों जगह क्लोज लगा है, तो 0 वाले वैल्यू पे भी क्लोज लगाएंगे और पाई वाले पे भी, ठीक, क्लोज लग गया, अच्छी बात है। तो अब बताओ लेकिन ये क्या कहलाएगा, √2, और ये कहलाएगा -√2। ध्यान रहे मैंने आपको स्टेप करके नहीं दिखाया है, मैंने आपको यहाँ पे स्टेप करके नहीं दिखाया है, क्योंकि यार cos x का होता है -1 से 1, लेकिन बाहर √2 है, तो जब इसका बनाएंगे तो -√2 से, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 वाला -√2 हो जाएगा और जहाँ 1 था वहाँ पे √2 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको h ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का ग्राफ एग्जैक्टली एक ही लाइन में बना दिया, ठीक है, क्योंकि आप बड़े हो गए, हम लोग अब समझदार हो चुके हैं कि यहाँ पे कितना समय बचाना है, क्या क्या नहीं, वो सब कुछ अब आपको पता हो गया। अब बताओ √2 होता है 1.414, तो इसके बीच में इंटीजर सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आएगा, ओके, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करना पड़ता है ना इस तरह से इंटीजर्स पे।
तो √2 के तो ऊपर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ग्राफ ही नहीं है √2 के ऊपर, तो उसके ऊपर तो लाइन इंटीजर से खींचने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। -√2 के नीचे तो लाइन ही नहीं है, इंटीजर तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन लाइन कहाँ तक बनना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कुछ मिनट के बाद। अच्छा, 0 से -√2 के बीच में एक इंटीजर तो है जो डायरेक्ट हम बता सकते हैं, वो है -1 का। ठीक, तो ये हमने इंटीजर्स मार्क कर लिया। तो सिर्फ 3 इंटीजर्स मिल रहे हैं -√2 से √2 के बीच में, -1, 0 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है कि इस पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिर्फ इंटीजर्स वाले पे ध्यान रहे। फिर ये इंटीजर्स वाले जहाँ जहाँ कट करते हैं, क्योंकि यार ये भी तो लाइन है y=0 की, ओके, तो मैंने खींच दिया, तो इस जगह पे डॉट डॉट कर दिया जाता है समथिंग। तो मैं पाई के आगे मैंने लाइन नहीं ले गया हूँ, क्योंकि हमें 0 से पाई के बीच में ही ग्राफ बनाना है, तो इसलिए इसके पहले मैंने इसको रोक दिया। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है गाइस, अब बताओ। उसके बाद जहाँ पे ये डॉटेड लाइन इंटीजर्स की जगहों पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जो इंटीजर वाला लाइन होता है ग्राफ को जहाँ इंटरसेक्ट करते हो, सिर्फ उसी जगह पे आपको इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, सिर्फ उसी प्लेस पे। क्या मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस तरह से? तो नहीं करना है। क्यों? सिर्फ कहाँ ड्रॉ किया जाता है? जहाँ पे इंटीजर्स कट करते हैं। तो इंटीजर सिर्फ 3 जगह कट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 जगहों पे आपको वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, तो इस तरह ड्रॉ कर लिया, सवाल खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम, खत्म। देखो क्या है, बताओ भाई। अब हम ग्राफ बना रहे हैं किसका? y ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2x का, y ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2x का। तो देखो मैं कुछ डायलॉग यहाँ लिखता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, बाकी आपको यहाँ देखना है। तो अभी जो एक ग्राफ का लुक दिख रहा है, ये √2 cos x का, ये वाला पोर्शन दिस, ठीक है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये √2 cos x का है। तो √2 cos x का जो ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बीच में है? दिस 0 से 1। ओके, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। यानी √2 cos x का जो हमने ग्राफ बनाया वो है आपका 0 से 1। तो बताओ y का ग्राफ क्या बनेगा? अगर ये ग्राफ 0 से 1 है तो y को क्या आएगा? 0। अगर ये ग्राफ 1 से 2 है, 1 से 2 या 1 से √2, भाई 0 से 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है? 1 से √2। बाई चांस 1 से √2 जा रहे, मजबूरी है, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? √2। हाँ, अगर यहाँ 2 होता तो 2 तक जाते, ठीक, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर तो 2 आता है, लेकिन हमें y एक्सिस पे 2 तो इसके भी ऊपर मिलेगा, लेकिन उधर तो ग्राफ कायम बनाए, तो इसलिए √2 तक जाना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, तो अब बताओ, 1 से ज़्यादा और √2 होता है 1.414 के बीच का ग्रेटेस्ट पार्ट हमेशा 1 आता है। ठीक, आगे बढ़ो, नीचे बढ़ते, -1 से 0, -1 से 0, ये हो जाएगा -1। अब बात करते हैं -√2 से -1। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ और स्टार बना के रुकूँगा। थोड़ी सी बात को गाइस आराम सुनना है। देखो -1 पे ओपन लगा है, ठीक, -1, क्योंकि इसमें हमने क्लोज पे सोच लिया था। तो नेक्स्ट देखो, हर जगह यहाँ पे ओपन लगा है, यहाँ पे क्लोज इसलिए लग गया है क्योंकि √2 के आगे ग्राफ नहीं है और √2 तक जाना है, क्योंकि 0 पे √2 आ सकता है, इसलिए यहाँ पे क्लोज लगा है। ठीक, बात करते हैं इसकी। ये तो -1 से पहले, -1 से पहले इंटीजर्स किस तरह के नंबर आ सकते हैं? -1 से पहले और -√2 के बाद, तो वो कुछ इस तरह का नेचर आएगा, -1.2 समथिंग, या मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये हो सकता है, इसके बीच में कोई भी नंबर हो, कुछ इसी नेचर में होगा समथिंग, कुछ भी इस तरह का, या 1.94। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो 1.41 के 4 पहले ही रुक जाना है, तो ये फिलहाल यहाँ पे लिख दो, ये जैसे ये आ सकता है। तो ऐसे तो यार बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन जब इसका ग्रेटेस्ट पढ़ लेंगे, कोई भी हो, चाहे ये इसके बीच के नंबर का जब ग्रेटेस्ट पढ़ लेंगे, तो ध्यान रहे गाइस, -1 नहीं,
-2 आता है। ये बड़ा लोग कंफ्यूज करता है कि -2 क्यों लिख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये चीज़ आपको ग्रेड टेस्ट पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे -2 की लाइन ड्रॉ करूँगा y = 2 का, जब जब ग्राफ किसके बीच का होगा, √2 cos x का ग्राफ जब जब -√2 से -1 होगा तो y की वैल्यू की लाइन में -2 की खींचूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ मैंने इसे समझाया आपको। तो अब समय आ गया है ग्राफ की बात करने का। तो मैं आपको ग्राफ यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा सब कुछ। देखो फिंगर देखो ध्यान से, ये वाला फिंगर मैं इस डॉट पे रखता हूँ, नेक्स्ट फिंगर अगले डॉट पे दिखता हूँ। देखो इस केसेस में ग्राफ का लुक इस तरह से आ रहा है, पिछले ग्राफ में सिचुएशन इस तरह से आया था, ठीक है, इस तरह से आ रहा है इसमें। तो इस डॉट से इस डॉट मिलाओ, जबकि इस ग्राफ में क्या लेना है आपको, 0, क्योंकि क्लोज है तो 0 से तो स्टार्ट होगा। क्या नहीं लेना है, 1, तो 1 की लाइन ये है, तो ये कुछ समथिंग टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 से जब √2 है, दिस इज √2, दिस इज 1, तो इतना पोर्शन में आपको 1 पे भी क्लोज है और √2 पे भी क्लोज है। तो इसलिए मैं 1 पे भी डॉट लगाऊंगा और √2 के वाले पोर्शंस पे भी लगाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कशन कर लूँ फिर से, यहाँ दोनों जगह डॉट क्यों लग रहा है, ये बताओ। अगर ये समथिंग है, मान लो यहाँ क्लोज नहीं लगाते हो, √2 से पहले, तब तो 1 आएगा। अच्छा, लेकिन √2 भी अगर रख दिया जाए बाई चांस √2, तो याद करो √2 का भी ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आता है, 1.414 होता है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, लेकिन जब ग्रेटेस्ट पार्ट लेंगे तो वो 1 ही तो आएगा। इसलिए 1 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे डॉट लग गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, ये देखो ये जो डॉट मिला है आपको, दिस, ये -1 पे है और ये है 0 पे। तो इसके पोर्शंस में जब ग्रेटेस्ट पार्ट आप √2 cos x का बनाएंगे, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये √2 cos x का है और ये लाई कर रहा है -1 से 0। तो जब -1 से 0 लाई करेगा तो y की वैल्यू -1 की लाइन खींचेंगे। फिर से बता देता हूँ, मैंने 0 वाले करस्पॉन्डिंग एरो क्यों बनाया, क्योंकि 0 पे यहाँ पे ओपन लगा है, और -1 वाले डॉट पे डॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है। नीचे बढ़ते हैं। अब यही वाला लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है जो लास्ट में। देख भाई यहाँ पे यार प्रॉब्लम ये है, जब -√2 से -1 है, आई रिपीट, जब -√2 से -1 है, तब आपकी जो लाइन ड्रॉ करना है वो -2 की ड्रॉ करना है। और जबकि -1 -2 यहाँ है, तो -2 कहीं इधर आएगा, -1 यहाँ है, -√2 यहाँ है, -2 का इधर ही आएगा। तो आपको जो अलग से लाइन ड्रॉ करने हैं इसके बीच में, वो कुछ इस अंदाज में होगा, समथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लू मार्कर से आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये अपने लेवल में अलग था। अब बात करते हैं यहाँ डॉट लाए के क्लोज। तो देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है दिस, तो इसलिए यहाँ पे -1 वाले पोर्शंस पे हमने, देखो यहाँ पे क्या है, -√2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -√2, तो -√2 पे यहाँ क्लोज था, तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पे भी यहाँ पे क्लोज लग जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको कॉपी करो, अब मैं इसको बताता हूँ इसका फाइनल ग्राफ क्या है। तो हमने यहाँ पे आपको ग्राफ बना के पूरा अच्छे से अरेंज कर दिया, इसके जो हमारे पार्ट्स का फाइनल ग्राफ है, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे। यार देखो ये हमारे ग्राफ का हिस्सा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर x को 0 रखेंगे तो cos 0 1 आएगा, 1 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, √2 की वैल्यू 1.414 होता है, उसका ग्रेटेस्ट पढ़ लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो इसलिए 1 पे डॉट लगाया, ना कि √2 पे। इस तरह से पीछे भी हमने यहाँ पे -2 पे लगा दिया, ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पे आपका डॉट लगा हुआ है, यहाँ भी डॉट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ इस पार्ट का आपको वहाँ पे दिखाया।
एक ग्राफ और करते हैं जिसमें काफ़ी बेटर लैंग्वेज होगा और काफ़ी सब कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है, ठीक है। वो काफ़ी अच्छा होगा, ध्यान है इसका, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग दे जा रहे हैं, ठीक। इसको कॉपी कर लो। और एक चीज़ और बोल दूँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे वो सब आपको पता होगा। फिलहाल मैंने पिछले एग्जाम्पल कराया था, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ भी सौंप दूँ करा कर। एक इसमें कहो कि यार मुझे ये वाला वैल्यू बताओ, ये क्या है, तो आप बताओ ये जो इंटरसेक्शन है ये वाला, ये किसके साथ है, √2 cos x और y = 1 के साथ। तो √2 cos x को सॉल्व करेंगे हम 1 के साथ। फिर यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे कि 1/√2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, π/4। ये वाला इंटरसेक्शन आ जाएगा π/4। अब जैसे मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट किसका इंटरसेक्शन है, y = -1 का। तो यहाँ पे अब आपको -1 रख के सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो x आएगा वो यहाँ के लिए कहलाएगा, ठीक, समथिंग। तो इस तरह के सारे सिचुएशंस के हमें ग्राफ, और गाइस ये आपको याद होगा मैथमेटिकल कि ये वाला हिस्सा जो होता है वो π/2 का होता है। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इस वाले पोर्शन के लिए दिस। तो ये निकालने के लिए आपको √2 cos x को किसके इक्वल सॉल्व करना होगा, -1 के, ठीक है। तो आई होप आप वहाँ से अच्छे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद देखना 3π/4 आया होगा, ठीक है, 3π/4। एक बार चेक कर लो, चेक कर लेते एक बार, ठीक है। cos 3π/4 कितना होता है, अगर -1/√2 आता है तब सही है, वैसे आ भी रहा होगा। फिलहाल मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर लेता हूँ। cos और 80 होता है -cos θ, 1/4√2 होता है, मतलब π/4। तो देख सकते हो -1/√2 आ रहा है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन आपका 3π/4 पाएगा। और ये पाई तो आपको पहले से पता था, तो मैंने x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या तरीका होता है फिलहाल मैंने यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो जेट ट्रांसफॉर्मेशन का ये लास्ट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल, ठीक। तो यार इसमें फिर से वही पुरानी बेसिक पॉइंट्स है कि सबसे पहले बेसिक ग्राफ बनाएंगे y = sin x का। तो ये उनके लिए जो एकदम सब कुछ शुरू से सीख रहे थे, ठीक है। इसके बाद याद करो a(f(x), 2 sin x, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया। फिर उसके बाद जो आज का लेक्चर चल रहा है जेट ट्रांसफॉर्मेशन, उस हिसाब से यहाँ पे है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2 sin x, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। तो यार देखो sin x का ग्राफ आपको याद होता है, 2 sin x का भी याद होता है, बट कैसे, sin x के रेंज में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं यार ये जो सेकेंड ग्राफ है उसको मैं एग्जैक्ट एक ही लाइन में बनाना चाहूँगा, क्योंकि 4 बार बनाएंगे उतना स्पेस नहीं है, आई होप आप भी बोर हो जाओगे इसलिए, ठीक। तो मैं 2 sin x डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान है sin x का है। अब क्योंकि यार लूप आप कहाँ से कहाँ रखना है, -π से π, तो ये रहा आपका π वाला हिस्सा, और -π तक जाना है तो कुछ नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये रहा आपका 0। तो मैंने क्या रीज़न है कि कुछ बड़ा लूप बनाया लेफ्ट हैंड राइट, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको एक छोटा सा इंटरवल दिया है -π से π। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 से 2π, 0 से 3π, -π/2 से 3π/2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा इंटरवल लिया -π से π। तो क्योंकि एक ही लूप राइट हैंड साइड बन रहा था, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया। जैसा कि आप पिछले 2 एग्जाम्पल्स में देखे होंगे, काफ़ी बाद में आपस में कॉम्प्रेस हो गए, बहुत छोटा सा फॉर्मेट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि लुक वाइज थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए मैंने एक पार्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाया लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। 2 ही पार्ट बनाना था इसलिए साइज में बड़ा कर दिया मैंने। और आप बताओ इसका टॉप पॉइंट क्या होगा, अब ये 2 होगा, सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपको क्या होगा, -2, ठीक है। क्योंकि जब किसी फंक्शन में बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट नंबर से, तो उसके रेंज में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो -1 से 1 आता है रेंज, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से 2। तो मैं ये स्टेप सिर्फ बोल दिया हूँ और करके दिखा रहा हूँ 2 sin x का, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ कैसे बनेगा। अब उसके लिए पूरी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, सेम स्टेप, कुछ नहीं चेंज करना है। बताओ -2 से 2 के बीच में ग्राफ बनाना है, कितने इंटीजर्स आएंगे, तो एक इंटीजर तो यहाँ आएगा 1 का, और एक इंटीजर -1 का आएगा, ठीक। तो वही प्रोसेस है कि आपको 1 पे लाइन खींचना है इस तरह का,
आपको 2 पे भी लाइन खींचना है समथिंग, ठीक, ये रहा 2, ये रहा 1। अब ये खींच देते हैं आपके सामने -1 का, और ये लास्ट है y = -2 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे सिचुएशन देखा। अब इसके बाद के स्टेप्स क्या होता है कि जितने भी इंटीजर्स पे लाइन खींची जाती हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, एक्चुअल में ये सिर्फ डॉट डॉट लाइन होता है। इसका हमारे ग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ग्राफ बनाने का हेल्प करता है ये डॉट डॉट लाइन। ठीक, ये थर्ड टाइम बोल रहा हूँ, तो आई होप अब तक याद हो गया होगा। ठीक, डॉट लाइन हो गया। देखो यार, y = 0 भी एक इंटीजर से, लेकिन अगर इसको डॉट डॉट कर दूंगा तब तो x एक्सिस ही गायब हो जाएगा, तो इसलिए x एक्सिस वाले को डॉट डॉट नहीं करके दिखा रहे हैं। माइंड में आपको रखना है कि डॉट डॉट है। ठीक है, चलो भैया बताएं। उसके बाद के स्टेप से कि जितने इंटीजर्स पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ किया जाता है, वो जहाँ जहाँ ग्राफ को कट करता है वहाँ पे आपको डॉट करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ कट किया, यहाँ यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट कर रहा है इस जगह पे, एंड लास्ट थिंग दिस प्लेस। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स केसेस थे वो सब मैंने ड्रॉ किया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप्स क्या होता है कि जहाँ पे ये डॉट डॉट हमने बनाया उस जगह पे आपको पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करना होता है। कौन सा? पैरेलल टू y एक्सिस। चलो बनाते हैं। ये रहा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यार, ये भी लाइन खुद पैरेलल टू y एक्सिस है क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट है, तो माइंड में आपको रखना है कि ग्राफ इससे भी होके बनेगा। ठीक है, अब जैसे ये डॉट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे भी है, अब एक डॉट डॉट यहाँ पे भी तो है इस जगह पे, तो मैं एक यहाँ भी बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डॉट डॉट लाइन बना के आपको दिखाया। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं क्या ये हमारे ग्राफ का पार्ट होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिंग के लिए बनता है। ठीक है, ऐसा कोई केस नहीं कि ये हमारे ग्राफ का हिस्सा है। अब क्योंकि थर्ड टाइम बता रहा हूँ तो अब तक याद हो गया होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को सजा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनली रिजल्ट्स का कि ग्राफ बनाते समय अब नेक्स्ट स्टेप्स हमें क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैं आपको अब यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा 1 by 1। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्टेप्स। प्लीज़ यार आप सिर्फ यहाँ सुन लो, ज़्यादा बेटर है। अब क्योंकि स्पेस कम है यार, तो मैं चाहूँ तो कि यहीं पे बना के बता दूँ आपको, ज़्यादा बेटर है। तो अब हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं किसका? y = 2 sin x का, जिसके बाद लगा है क्या? ग्रेटेस्ट पार्ट। सिर्फ वर्ड सुनना और यहाँ पे हम लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो फिंगर को देखो मैं यहाँ पे क्या क्या रख रहा हूँ। जैसे ये जो थंब है ये मैं 0 पे रख रहा हूँ, और ये जो फिंगर है फर्स्ट वाला वो 1 पे रख रहा हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 2 sin x का ग्राफ है, दिस 2 sin x, ओके, ये जो 2 sin x का ग्राफ है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बीच में लाई कर रहा है? दिस पोर्शन 0 से 1। इसका मतलब है कि 2 sin x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई कर रहा है। और आप बताओ किसी भी नंबर की वैल्यू जो 0 से 1 लाई करता है उसका ग्रेटेस्ट पार्ट क्या होता है? 0 होता है। ये मैं बार बार करके दिखा चुका हूँ, तो मैं आई होप डायरेक्ट लिखना चाहूँगा यहाँ पे मैं। तो ये रहा y = 0 की लाइन। अब मैं यहाँ पे 1 की जगह पे एरो क्यों कर रहा हूँ 1 वाले करस्पॉन्डिंग नंबर पे? क्योंकि 2 sin x को 0 से 1, 0 पे क्लोज था, 1 पे ओपन था, इसलिए। अब बताओ यहाँ पे इस डॉट से इस डॉट के बीच में कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 1 से 2, तो इसलिए y = 1, 2 पे एरो। ठीक, आगे बढ़ो। जब एग्जैक्टली 2 होगा, क्योंकि यार 2 से 3 तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 के ऊपर तो ग्राफ ही नहीं है, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली 2 पे सोचना पड़ेगा। तो आप बताओ ये जो 2 sin x का ग्राफ था दिस, जब एग्जैक्टली 2 होगा, 2 sin x की जगह पे एग्जैक्टली 2 होगा, तो 2 का इंटीजर्स क्या होता है? 2। तो इसलिए यहाँ पे भी डॉट हो जाएगा बड़ा सा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ये डॉट है आपका y इक्वल टू 1 पे और ये है y इक्वल टू 2 पे, तो ये लाई कर रहा है 1 से 2। ओके, यानी कि जो 2 sin x है, थोड़ा सा इसको करके दिखाऊंगा। अगर ये लाई करेगा 1 से 2, तो इसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट आएगा यानी दिस आफ्टर टेकिंग ग्रेटेस्ट पार्ट वो आएगा 1, यानी कि 2 वाले के करस्पॉन्डिंग ओपन लगा है और 1 वाले करस्पॉन्डिंग क्लोज लगा है। तो 2 पे आपको एरो बनाना पड़ेगा और 1 पे आपको डॉट। तो देखो ये 1 वाला है तो यहाँ पे डॉट बन जाएगा और ये जो पॉइंट है वो 2 वाला है, दिस 2, तो इसलिए सामने आएगा और यहाँ पे आपको एरो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। सेम पॉइंट्स यहाँ से 0 से 1। तो आई होप यार अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये कैसे बना होगा, जब 2 sin x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, ये वाला पोर्शन जो है 0 से लेकर 1 के बीच में है, दिस ये पोर्शन 0 से 1 के बीच में, इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0। y इक्वल टू 0 मतलब इट सेल्फ x एक्सिस। 1 पे मैंने एरो क्यों लगाया, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग वहाँ पे ओपन लगा है इसलिए एरो लगाया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का ग्राफ हमने बना लिया। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, अब देखो क्या है, -1 से 0, देखो यहाँ भाई -1 से 0। तो आप कॉपी में बार बार लिखते रहो क्योंकि स्पेस कम है, तो मैं इसी जगह पे मिटा के लिखता रहूँगा। ठीक है, बताओ 2 sin x की वैल्यू अगर लाई करे बाई चांस -1 से 0, ये वैल्यू है -1 से 0, तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा, -1। तो क्योंकि -1 आपको लेना है क्योंकि क्लोज है, 0 पे नहीं लेना है इसलिए 0 पे ओपन। ठीक है, आगे बढ़ते। ये पोर्शन जो है ये है -2 वाला और ये डॉट है -1 वाला। तो यहाँ से यहाँ जो लाई कर रहा है वो -2 से -1 लाई कर रहा है। तो अगर ये चीज़ -2 है और ये चीज़ -1 है तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट आएगा -2। तो -2 खींचो भाई, ये रहा समथिंग। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या -2 यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में था, ये वाला पोर्शन देखो, ये पूरा ग्राफ एक्चुअली कहाँ से कहाँ बीच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तीनों डॉट अगर एक साथ देखो 1 2 3, तो अगर इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो किसके बीच में आ रहेंगे, -2 से -1 के बीच में तो है। इसका मतलब है कि इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, समथिंग। अब -1 पे एरो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ओपन है और ये भी -1 वाला डॉट है इसलिए यहाँ पे भी एरो बना है। ठीक, अब लास्ट है जब ये डॉट से ये डॉट देखो ध्यान से, ये डॉट कौन सा वाला है, -1, और ये डॉट आपको कौन सा है, 0 वाला। इसका मतलब अगर ये -1 से 0 है तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट क्या आएगा, -1। तो ये रहा आपका -1 की लाइन। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे। कौन कौन सा, लास्ट में हमें इंटरवल में भी तो सोचना पड़ता है। ये है x की वैल्यू पाई, तो जब यह साइन पाई यहाँ रखेंगे x की जगह पे पाई, क्योंकि क्लोज लगा है ना इसलिए हम इक्वल टू भी सोच रहे हैं। तो 2 sin पाई यानी साइन पाई को 0, तो ये पूरा मिला के 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डॉट लगेगा। -पाई रखेंगे तो साइन -पाई की वैल्यू भी 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी डॉट लगा है। ठीक है, ये सारे लाइन आपका डॉटेड लाइन है, ध्यान रहे। ओके, तो ये ग्राफ आपका बना है किसका, फाइनली ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2 sin x। अब मैं आपको इस ग्राफ में मिटाने वाला हूँ, सिर्फ उतना पार्ट दिखाने वाला हूँ जो एग्जैक्टली सिर्फ इस ग्राफ का हिस्सा होगा। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से कॉपी कर लेना। तो देखो यार, इसमें ये सब ग्राफ प्लीज़ ऐसे ना तुम भी मिटा दो, उसी में आपको फाइनल ग्राफ बताना। पहले तो ये बना लो कॉपी में, उसके बाद आपको फिर से ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें सिर्फ और सिर्फ काम वाले बताने हैं जो मैं अब आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो जितना मैकेनिज्म बताया गया था वो सिर्फ ग्राफ बनाने के तरीके को बताया गया था, इसलिए थोड़ा अजीब लुक वाइज दिख रहा था।
तो आपका इतना जो ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बना है जो आपसे पूछा गया था, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2 sin x। ठीक, तो जितना अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है यही सिर्फ हमारा फाइनल ग्राफ है। अब जैसे यार एडवांस में क्वेश्चंस आया था बहुत समय पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन में, कुछ इस तरह से ये मैं कराऊंगा जब डेफिनिट पढ़ाऊंगा तो समथिंग टाइप का। ठीक है, इसमें लिखा था 0 से 2 पाई ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2 sin x इंटू dx। तो इसके लिए हम 2 sin x का ग्रेटेस्ट पार्ट ग्राफ बनाते हैं जो कि हम लोग आज के लेक्चर में सीख रहे हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक, उसके बाद 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाते हैं क्योंकि इंटरवल 0 से 2 पाई है। फिर वहाँ से हम लोग एरिया अंडर द कर्व से काम चला लेते हैं। तो देख सकते हो ग्राफ बनाना अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इस तरह क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब तो यार ये मेंस में भी इस तरह के आने लगे हैं, तो इसलिए यार ये वाला टर्म्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो। जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग ग्राफ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कि डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, तो अभी फिलहाल नहीं पढ़ा गया तो उसका डिस्कशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, नोट कर लो। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर के पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि आज का जो 2 ट्रांसफॉर्मेशन है काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है समझने जो भी है। ठीक है, बहुत ही इसमें लोगों को डिफ़िकल्टी यहाँ पे महसूस होता है, वो भी मैंने आपको साथ बताया था अभी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस ग्राफ में और इसके प्रीवियस ग्राफ में किस बात का माइनर डिफरेंस है। तो देखो, नॉन ग्राफ था पिछले ग्राफ में fx और इसके हेल्प से हमने ग्रेटेस्ट पार्ट fx सीखा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, यह है fx। अब यहाँ पे जो सीखने जा रहे हैं वो ये है। थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद मेथड पढ़ते हैं। देखो यार, ये जो नॉन ग्राफ है ना उसके बाहर ग्रेटेस्ट लगा है और ये बाहर वहाँ कुछ नहीं, ये x की जगह पे रिप्लेस किया गया किस नंबर से, ग्रेटेस्ट पार्ट से। x की जगह पे रिप्लेस किया गया है ग्रेटेस्ट पार्ट से। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग के ट्रांसफॉर्मेशन में अभी सीखेंगे। ठीक है, तो यार इसमें सारा रोल आपका प्रीवियस टाइप का ही है, सारे पैटर्न्स, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया है। सुनो क्या, अगर आप दोनों डेफिनेशन एक साथ देख रहे होगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिफरेंस है। एक तो ये कि जहाँ पे हमने पिछले एग्जाम्पल में यानी पिछले थ्योरी में जहाँ y x था उसके जगह y लिखा है, पिछले थ्योरी में जहाँ y था वहाँ x लिखा है। सिर्फ ये 2 यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिलहाल पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि वी फर्स्ट ड्रॉ y इक्वल टू fx, यानी कि जो नॉन ग्राफ होगा आपको पहले उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद का स्टेप क्या है, देन प्लॉट डॉटेड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जब y इक्वल टू fx ग्राफ बन जाएगा तो आप उस पर पैरेलल टू y एक्सिस करना है। और पिछले वाले ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, पैरेलल टू x एक्सिस करते थे। ठीक है, लेकिन इस तरह के एग्जांपल्स में जिसमें x की जगह पे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x रिप्लेस किया जाए, उस सिचुएशंस में आपको पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करना है। किस तरह के, वो मैंने लिखा है, जैसे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, तो इस तरह से जितने भी इंटीजर्स होंगे वहाँ पे। अब बात करते हैं कब तक, वो क्वेश्चंस का डोमेन डिसाइड करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ETC लिख दिया है एसेट्रा। ठीक है, फिर आ गया मैक्स डॉटेड वेयर। अब आपको वहाँ पे डॉटेड करना होता है वेयर, जहाँ दिस लाइन कट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। ये जो लाइन आप ड्रॉ किए होगे fx ग्राफ में, ये लाइन इस ग्राफ को जहाँ कट करेगा वहाँ पे आपको डॉट लाइन करना है। ठीक है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, फॉर्म डॉटेड लाइन, और उसी डॉटेड लाइन से पासिंग थ्रू दिस डॉटेड पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, उसी डॉटेड लाइन से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो किसके पैरेलल हो, पैरेलल टू x एक्सिस हो। फिर से ये ब्लू वाला जो मार्कर से हमने लिखा है, ये मीनिंग मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि उस डॉटेड लाइन का y वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे पिछले वाले में हम लोग x कैसे निकालते हैं बताए थे। ठीक है, तो अब मैं इसके लिए मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा थ्योरी यहाँ नहीं दूंगा वरना आप ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद हम लोग इस पर वापस आएंगे। ठीक, इसको फिलहाल आप अच्छे से नोट कर लो। अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल करते हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है। तो देख सकते हो इसमें लिखा है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट x का होल स्क्वायर। तो अगर इसके हम बेसिक ग्राफ की बात करें तो ये आई होप आपको याद होगा पैराबोला है। ठीक,
उसके बाद आज का ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, यानी कि के दिया जाएगा ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो इसमें क्या स्टोरी है। जस्ट हम लोगों ने जब जे ट्रांसफॉर्मेशन आज के लेक्चर में पढ़ा था, तो उसमें मैंने एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से दिया होगा, थोड़ा सा मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ये वाला हम लोगों ने अभी किया था, और मैंने बताया था जब ये वाला करेंगे तो कुछ समय बाद हम लोग ये वाला भी करेंगे, यानी जो अभी चल रहा है। इसमें क्या डिफरेंस था अभी हमने आपको बताया, फिर से लास्ट टाइम बता देते हैं। ये यार नॉन ग्राफ के फंक्शन के प्लेस पे ग्रेटेस्ट से रिप्लेस किया गया, और ये जो है नॉन ग्राफ में x को रिप्लेस किया गया ग्रेटेस्ट पार्ट x से। तो जो हम लोग के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वही तो पढ़ रहे हैं कि fx में x के प्लेस पे ग्रेटेस्ट पार्ट x से रिप्लेस करना, वही कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का के वाले मेथड से हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार y = x का ग्राफ आपको एज यूजुअल पता है कि क्या करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो y = x का ग्राफ एक्चुअल में कुछ इस तरह से जाएगा और इस फॉर्मेट में भी बनेगा, लेकिन इस फॉर्मेट का बनाने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डोमेन क्या है 0 से 2, तो 0 यहाँ है, 2 कहीं इधर ही आएगा। तो x को 0 से लेकर 2 के बीच में, तो इधर वाला अपने कॉपी में चाहो तो मिटा सकते हो, या डॉटर लाइन कर लो, या पूरा हटा दो, ज़्यादा बेटर है। ग्राफ ये भी था, लेकिन हमें जो काम करना है वो सिर्फ 0 से 2 के बीच में, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यार जो इसमें इंटीजर ड्रॉ करने हैं, अब रूल आप पढ़ो क्या है। वी फर्स्ट ड्रॉ y = fx, यानी कि नॉन ग्राफ को बना लिया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है कि x एक्सिस पे पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचते हैं। x एक्सिस पे पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये किस तरह के पैरेलल टू एक्सिस होते हैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे x = 1, x = 2, x = 0, व्हाटएवर एनी टाइम। ओके, तो इसमें किस तरह के इंटीजर्स हमारे इसके बीच में आ सकते हैं, तो देखो 0 पे भी क्लोज लगा है, यानी कि एक इंटीजर यहाँ से भी पास होगा समथिंग। 2 पे भी क्लोज लगा है, देखो यहाँ पे 2 भी लेना है अपने को, यानी कि एक लाइन यहाँ से भी पास होगा, एक लाइन इटसेल्फ y एक्सिस है, और इसके बीच में इकलौता एक इंटीजर आएगा जिसका नाम है क्या, 1। ठीक है, जिसका नाम है 1। तो अब बताओ ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे कट करेगा। ये था कि इंटीजर्स पे लाइन ड्रॉ करें। दिस इज x = 1, x = 2, x = 0। x = 0 की इक्वेशन होता है इटसेल्फ y एक्सिस। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम डॉट डॉट करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि डॉट डॉट कर दिए तब तो y एक्सिस गायब हो जाएगा। तो माइंड में रखना है कि यहाँ भी डॉट डॉट y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद के स्टेप्स क्या था कि जहाँ पे x = 0, x = 1, x = 2 की लाइन ग्राफ को जितनी जगहों पे कट करेगा, उसी पर्टिकुलर डॉट पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना होता है, और भी किसके पैरेलल, थ्योरी पढ़ो। हमने बताया था कि उस समय x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है, सिर्फ उसी जगह पे जहाँ पे डॉट डॉट आया है। तो जैसे एक डॉट यहाँ पे है, तो यार ये भी तो एक लाइन है इटसेल्फ x एक्सिस, तो ऑलरेडी इसमें ड्रॉ है, तो मैं अलग से शो नहीं कर सकता हूँ। ठीक, तो अब इसके इस साइड के पार्ट को मिटाते हैं, इसके इस साइड के पार्ट को। क्यों ग्राफ हमें सिर्फ 0 से 2 के बीच में चाहिए, दैट ओके। लेकिन ये जो लाइन होता है ये भी सपोर्टिंग लाइन ही होता है। ठीक है, इतना पार्ट हमने अच्छे से शो कर लिया। अब सुनो स्टोरी क्या है। बताओ हम लोग काम किसका कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट पार्ट x² का। बताओ अगर x की वैल्यू, क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट x की जगह पर लगा है ना, तो x के बारे में सोचेंगे। तो अगर x 0 से 1 होगा तो ग्रेटेस्ट पार्ट x² की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी, यहाँ देखो x की वैल्यू को 0 से 1 है दिस, तो आफ्टर होल स्क्वायर 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट पार्ट x की वैल्यू 1 आएगा, 1 के स्क्वायर 1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 से 3 है तो यार आगे तो हम बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो हमें जाना ही नहीं है। लेकिन सेकंड केस में एग्जैक्टली 2 से लेस था,
लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल ऐसा है जो एग्जैक्टली 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 से 3 ना जाकर सिर्फ x इक्वल टू 2 पे जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर मान लो एग्जाम्पल क्वेश्चंस में अगर यहाँ लेस का सिंबल सिर्फ होता तो हम 2 केस पे सिर्फ सोचते हैं। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, इसलिए हमें अलग से 2 पे सोचना पड़ा। तो x जब 2 रखेंगे तो 2 का ग्रेटेस्ट पार्ट 2 आएगा, 2 को होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है। यानी x इक्वल टू 2 पे y इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पे 4। ओके, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल क्या आ रहा है 1। ये तो बड़ा आसान था y निकालना। ठीक है। x जब पे 1 रखा तो y इक्वल 1, x जब पे 2 रखा तो y इक्वल टू 4। अब बात करते हैं इसके आंसर्स की। तो देखो x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट अगर 0 से 1 है, x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट अगर 0 से 1 है तो y इक्वल 0। y को 0 मतलब x एक्सिस। तो देखो ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर दो, लगना चाहिए कि हाँ लुक वाइज अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x एक्सिस पे अगर 1 से 2 है, x एक्सिस पे अगर 1 से 2 है तो y इक्वल टू 1 लेकिन लाइन खींचना है, y इक्वल टू 1। तो ये 1 है, y इक्वल टू 1 की लाइन तो पूरी है, लेकिन किसके बीच में ड्रॉ करना है? x इक्वल टू कहाँ से कहाँ लाई करता हूँ 1 से लेकर 2 तक। 2 पे हम एरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस y इक्वल टू 1 के लिए 2 पे क्या लगा हुआ है? ओपन। ठीक। अब बात करते हैं कि अगर एग्जैक्टली 2 हो गया तो y इक्वल टू कितना आ रहा है 4, यानी x इक्वल टू 2 रखने पे y इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट बन रहा है। तो सिंगल पॉइंट तो यार यहाँ पे खुद ही बन गया है। इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ होगा वो फाइनल क्या होगा वो अभी हम बताएंगे। फिलहाल समझने के लिए आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे अपने फाइनल ग्राफ की। आप इसको नोट कर लो। तो ये एग्जाम्पल जो हम लोग ने दिया था उसका ये फाइनल लुक है। जिस तरह से हम लोग को एग्ज़ाम में किसी भी तरह क्वेश्चन डेफिनेट से रिलेटेड या डिसकंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ आपके क्वेश्चंस का फाइनल ग्राफ। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। तो ये ग्राफ आपका किसका है, मैं फाइनली लिख देता हूँ। ये ग्राफ बना है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका जो लुक वाइज आ रहा है वो सब कुछ इसका है अंडर 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 के बीच में ग्राफ फाइनल बन चुका है। इसको हम नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, करस्पॉन्डेंट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर के। ठीक है, लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ओके ऑन 0 से पाई। एंड इसका ग्राफ बनाना है जब x की वैल्यू कहाँ से लाई करता हूँ 0 से पाई के बीच में। सो देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो यार, सबसे बेसिक ग्राफ क्या है, y इक्वल टू कॉस x, ये आपको याद होता है। अब क्योंकि x जब पे ग्रेटेस्ट x रिप्लेस किया गया है तो वो है जस्ट लेटेस्ट के ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इससे बनेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें इसके रिजल्ट्स की। तो सबसे बेसिक ग्राफ है कॉस x का। अब बताओ इसके ग्राफ आपको कहाँ से कहाँ बनाना है। तो देखो क्वेश्चन में x कहाँ से कहाँ है 0 से पाई। तो जस्ट लाइक दिस, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। ग्राफ तो बहुत होता है यार, आगे भी होता है पीछे भी इस तरह से होता है, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो 0 से पाई लेना है। तो इसलिए सिर्फ इतने पार्ट में हमने आपको दिखाया है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिख लेना चाहिए। अब क्योंकि यार x की जगह पे ग्रेटेस्ट पार्ट x डिसाइड किया गया है, यानी कि रिप्लेस किया गया है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है कि x एक्सिस पे जितने इंटीजर्स होते हैं विद इन डोमेन उस पर आपको पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करना होता है। तो बताओ 0 यहाँ, पाई यहाँ पे, तो पाई को होता है 3.14, ये हिस्सा आपका π/2। तो π/2 बोले तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा मतलब 1 कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, और ये होता है 3.14, तो 2 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा और 3 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 तरह के इंटीजर्स मिलेंगे, 1, 2, 3। अब क्योंकि 0 पे भी क्लोज लगा है तो 0 को भी हम इंटीजर कह देंगे, यानी कि टोटल 4 इंटीजर्स हैं। तो चलो ड्रॉ करते हैं इसके बाद का स्टेप्स। ये रहा 3 पे, ये रहा 2 पे,
ये रहा आपका 1 पे और ये रहा इटसेल्फ 0 पे। ठीक है, तो 0 है यानी कि y एक्सिस पे ड्रॉ किया है, शो नहीं कर रहे बस। तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है, ये जितने इंटीजर्स पे ड्रॉ किया जाता है वो ग्राफ को जितनी जगहों पे कट करता है उस जगह पे हम लोग डॉट करते हैं। तो क्या डॉट डॉट होगा, एक इस जगह पे होगा, एक यहाँ पे, एक इस जगह पे। क्योंकि पाई एक इंटीजर नहीं होता है इसलिए मैं यहाँ पे डॉट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 0 पे डॉट यहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कट किया है इसको। तो इतने पार्ट हमारे डॉटेड लाइन के बन चुके हैं। ठीक है, आप बात करते हैं आगे। तो गाइस ये ग्राफ अभी तक तो फिलहाल y = cos x का था। थोड़ा सा वैल्यू भी निकाल लें, देखते हैं क्या आएगा। बताओ, जब x की जगह पे 1 रखेंगे, दिस इज 1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा। जब x की जब 1 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, cos 1। अच्छा, x को 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 वाला हिस्सा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ाओ। 2 रखेंगे x की जगह पे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 2। 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, cos 3। पाई पे वैसे भी हमें बचपन से याद है कितना आता है, -1। ठीक है, वैसे भी सॉल्व देख सकते हो, cos पाई की वैल्यू -1 होता है। ठीक है, अब बात करें इसके अपने फाइनल ग्राफ का कि किस तरह से बनाना है। तो देखो, अब पूरी डायलॉग मुझे वो पूरा लिखना पड़ेगा। क्या, सुनो यहाँ पे इसे लिखा है cos ग्रेटेस्ट पार्ट x। तो यहाँ सोचेंगे हम लोग कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 होगा, क्योंकि भाई जहाँ इंटीजर लगा होता है उसी पे सोचते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर x पे लगा है इसलिए x पे सोच रहे हैं। तो x अगर 0 से 1 है, x अगर 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट पार्ट x की वैल्यू 0 आएगा और cos 0 की वैल्यू क्या होता है, 1। अगर x की वैल्यू 1 से 2 है, x की वैल्यू 1 से 2 है तो ये ग्रेटेस्ट पार्ट 1 हो जाएगा, बाहर cos लगा है तो ये cos 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 से 3 है तो ग्रेटेस्ट पार्ट x की वैल्यू 2 आएगा, तो ये आ जाएगा cos 2। इफ x बिलोंग्स टू, थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर सोचना क्योंकि यहाँ पे गलती हो सकती है। अब देखो 3 से हम 4 सोचते हैं, जैसे इंटीजर टू नेक्स्ट इंटीजर सोचा जाता है। 0 के बाद अगला इंटीजर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो मोस्टली स्टूडेंट लगता है कि 3 के बाद 4, जो कि बिल्कुल सही है, बोलना सही है। बट यहाँ बताओ हमें जाना सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बोले तो 3.14। तो अगर 3 से अगर 4 चले गए तब तो आप पाई से भी जा चले गए ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। ठीक है, तो अब बात करें कितना जाएगा, दिया जाएगा cos 3। पाई x की वैल्यू 3 से पाई तो ग्रेटेस्ट पार्ट x की वैल्यू 3 आएगा, cos 3 की वैल्यू cos 3 लिख दिया। ठीक है, अब ग्राफ बन जाएगा, एक लाइन में प्रोसेस हो चुका है। चलो भाई देखो, ये रहा x की वैल्यू 0 और ये रहा x की वैल्यू 1। तो जब ग्राफ 0 से 1 है तो y की वैल्यू 1 की लाइन ड्रॉ करना है। y = 1, सॉरी और 0 = 1 होता है ना, यानी 1 की लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का। जब x की वैल्यू 0 से 1 होता है तो y की वैल्यू 1, तो समथिंग आगे बढ़ो। x की वैल्यू 1 से 2 है, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इतने पोर्शंस में आपको जो ग्राफ बनाना है y = cos 1 का, तो ये रहा cos 1। ठीक, आगे बढ़ो। 2 से 3 पे cos 2 का, तो ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3। तो इसके बीच में आपको बनाना है cos 2 का ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, अच्छा 3 से पाई में cos 3 का, ये रहा 3, ये रहा पाई, तो cos 3 ग्राफ बनाना है तो ये समथिंग हो जाएगा। ठीक, तो ये ग्राफ बन चुका है। अब मैं बात करूंगा इस ग्राफ का फाइनल ग्राफ के बारे में, जो कि हमारे क्वेश्चंस का ग्राफ कहलाएगा फाइनल आंसर। तो मैं फिलहाल मीठा मिठाई यहीं पे एक साथ बना देता हूँ। तो ये ग्राफ होगा आपका समथिंग टाइप, नेक्स्ट ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, इसके बाद का ग्राफ आएगा समथिंग, एंड लास्ट थिंग्स लुक लाइक दिस। ओके, कुछ स्टेप फंक्शन लुक में आ रहा है।
1, कुछ के कोऑर्डिनेट तो यार आपको ऐसे ही याद है, ये cos 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका cos 2, ये आपका cos 3, ठीक। तो और भी कुछ वैल्यू है जो कि आप एग्जैक्टली लिख सकते हो, तो मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे 1 है, ठीक है, दिस, फिर 2 एक्चुअली यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे हुआ ना 2 से, ये आपका 3 है और ये आपका 5 है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने ग्राफ को फाइनल किया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपको इस समय बोर्ड पे दिख रहा है, जितने पार्ट हमने ब्लू मार्कर से बनाए हैं, ये सारा ग्राफ आपके अपने क्वेश्चंस का है, जिसकी वैल्यू है y = cos ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। ध्यान रहे, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, मतलब एक ग्राफ का हिस्सा है, ये डॉट है, ये भी डॉट है, ठीक है। बाकी जहाँ पे एरो मतलब ग्राफ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज का लेक्चर अच्छे से कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक अलग वैरायटी के फंक्शंस को हम लोग यूज़ करेंगे, जो खास तौर पे कंपटीशन लेवल पे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैक्सिमम टाइप के ग्राफ कैसे बनते हैं, मिनिमम टाइप के ग्राफ कैसे बनते हैं, मैक्सिमम अंदर कई सारे फंक्शन लिखे जाएंगे, इसका अप्रोच कैसे होता है, फिर बाहर मिनिमम लिखा होगा, अंदर कुछ अलग अलग टाइप के वैरायटी के फंक्शन लिखे होंगे, उस तरह क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।